ये स्काउंड्रल एक नोबल हाउस में काम करने वाले मेरे सिविलियन के रूप में री इनकारनेट हुआ है। किसी को इसकी असलियत नहीं पता और इसीलिए सबने उसकी बहुत बेइज्जती की। पर सच्चाई तो यह है कि वो अपने वक्त का एक ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने 70 साल से ज्यादा फेंसिंग की ट्रेनिंग की थी और अब जब वो इस शांति के दौर में री इनकारनेट हुआ है तो उसके सामने हर कोई मजाक की हद तक वीक है। इतने वीक कि उसने उस नोबल हाउस के एक हाई रैंकिंग इंपीरियल गार्ड को उसके मालिक के सामने ही जलील कर दिया। बिना नींद आए ही उसने उस बंदे को सुला दिया। उसका अडॉप्टिव फादर और पूरे कासल का मास्टर ये देखकर हैरान है कि आखिर बोले तो क्या बोले। पहले वो पूरी तरह से जलील होता था और लोगों से बहुत रूड बिहेव करता था, पर अब वो अपनी हॉट अडॉप्टिव सिस्टर को भी ट्रेन करता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके पास हॉट सिस्टर्स का, मेरा मतलब है स्वॉर्ड्स का बहुत एक्सपीरियंस है। वो एकदम रिगरस तरीके से अच्छी ट्रेनिंग देता है, यहां तक कि उसे मारता भी है। ये बंदा एकदम सिग्मा चैट बन चुका है और उस लड़की को ये पसंद आ रहा है। जब वो जवान था उसने हीरोज को हीरो बनने में मदद की थी। दूसरे स्वॉर्ड मास्टर्स, आर्चमेजेस और मार्शल आर्टिस्ट्स, उसने दुनिया का सारा फेम हासिल किया, पर वो उसके लिए मायने नहीं रखता था। वो खुद को अनवर्दी मानता था और अंधेरे में ही रहा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड के लिए कभी टैलेंट नहीं था, सिर्फ उसके लिए प्यार था। पर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो आखिरकार एक ट्रू मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन ही गया। पर तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, कम से कम उस लाइफ में। अब वो री इनकारनेट हो चुका है। वो कई साल जवान हो गया है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि इस बॉडी का असली मालिक कौन था और ना ही ये पता है कि वो कहाँ है। पर जैसे ही वो कासिल में घूमता है वो उस जगह को पहचान लेता है और सोचता है कि ये उन्हीं टेरिटरीज में से एक है जहां उसने अपनी पिछली लाइफ में सर्व किया था। खैर, उसे ये पता लगाना होगा कि वो किसकी बॉडी में है। और जब वो साइड में देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। वहां उसके पास एक लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये लॉर्ड की बेटी है, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ में ऐसी कोई बच्ची याद नहीं थी। हालांकि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बिल्कुल उस हीरो से मिलती जुलती है। सच कहूं तो वो काफी टैलेंटेड लग रही थी। तभी वो लड़की हमारे हीरो को घूरते हुए नोटिस करती है और उसे एशर कहकर बुलाती है। वो पूछती है कि जब बाकी सब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो वहां खड़ा क्या कर रहा है। फिर हमारा लड़का पूछता है कि क्या ये रेखा की स्वॉर्ड टेक्निक है, क्योंकि इसको देखकर लगता है उसने कम से कम 4 to 5 साल कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग की है। हालांकि उसकी मूवमेंट्स अभी भी थोड़े अनस्टेबल है और वो उसे रिलैक्स करने और थोड़ा स्लो डाउन करने को कहता है। तुरंत ही वो लड़की उस बेचारे के सर पर स्वॉर्ड फेंक कर मारती है और पूछती है कि वो इतनी कैजुअली क्यों बात कर रहा है और क्या उसे अपनी मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाकर लेडी रेखा नहीं बुलाना चाहिए। फिर एशर माफी मांगता है, ये सोचते हुए कि उसे लगा ये लड़की उसकी बहन है। उसके तुरंत बाद रेखा पूछती है कि जिसने कभी स्वॉर्ड पकड़ी भी नहीं वो अचानक यहाँ क्या कर रहा है, और वो ये भी जानना चाहती है कि उसे हीरो की स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में कैसे पता। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर एशर सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उस कैसल की लेडी को सिखाने की हिम्मत की। उसके बाद वो डमी की तरफ बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड उठाता है और इस बीच वो लड़की बस देख रही थी। वो पूछती है कि क्या ये इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक का स्टांस नहीं है और जानना चाहती है कि उसने ये सीखना कब शुरू किया, क्योंकि आज ये बहुत अलग लग रहा है। एशर चुप रहता है और मन में सोचता है कि वो ये काम 70 साल से ज्यादा से कर रहा है। और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है उसी वक्त एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये बंदा बिना रुके यही सोच रहा होता है कि एक यंग बॉडी होना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिरकार ऐसा लगता है कि ऐसी बॉडी के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। उसके तुरंत बाद भाई ये बंदा उस डमी के लाखों टुकड़े कर देता है और वो लड़की बस हैरत से ये सब देख रही थी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जब वो स्वॉर्ड पकड़ता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसके तुरंत बाद वो रेखा से माफी मांगता है, जो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एम्पायर में डेवलप की गई स्वॉर्ड टेक्निक है। वो अभी भी काफी स्केप्टिकल थी और पूछ रही थी कि ऐसी कॉमन स्वॉर्ड टेक्निक इतनी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर के लेवल तक कैसे पहुंच सकती है। अचानक से वो हमारे लड़के की तारीफ करती है और कहती है ये अमेजिंग है, और अब जाके उसे रियलाइज हुआ था कि उसके पास कैसा टैलेंट है, और पूछती है कि उसने अब तक अपनी ये एबिलिटी छुपाकर क्यों रखी थी। सच कहूं तो उसे लगता था कि वो एक यूजलेस और आलसी इंसान है, पर वो बहुत गलत थी। वाओ, तो इसका लेवल ये था। एशर थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और उसी वक्त एक और आदमी वहां आता है और पूछता है कि वो इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। इस बंदे को देखकर ही तुम बता सकते हो कि ये एक नंबर का कमीना है। और फिर वो कहता है कि क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अब उठ गया है तो उसे बाहर जाकर लकड़ियां काटनी चाहिए। वो पूछता है कि उसकी इस बेशर्मी से अपनी फैमिली से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसे याद रखना चाहिए कि वो बस एक कॉमनर है जबकि वो लोग नोबल्स हैं। और इस बीच एशर सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत रूड है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ की तरफ देखते हुए वो बंदा नोटिस करता है कि उसने रेखा की स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी। पर खैर, ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट है। आखिर उसे एक स्पारिंग पार्टनर की जरूरत ही। अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए वो कहता है कि अगर वो 1 मिनट भी टिक गया तो वो उसकी स्किल को मान लेगा। तुरंत उसकी बहन उसे रुकने को कहती है और फिर वो आदमी कहता है कि ऑब्वियसली वो उसे जान से थोड़ी मारने वाला था। हालांकि रेखा कहती है कि बात वो नहीं है, और सच कहूं तो उसे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर भी पाएगा। इस बीच एशर बस देख रहा था और सोच रहा था कि इस बंदे का स्टांस बिल्कुल गलत है। वो सोचता है कि रेखा जैसी लड़की का इतना चूतिया बड़ा भाई कैसे हो सकता है। तुरंत दोनों रेडी हो जाते हैं और फिर आखिरकार फाइट शुरू होती है। उसी वक्त हवा में एक स्वॉर्ड उड़ती हुई जाती है और कुछ ही सेकंड्स में विक्ट्री ऑब्वियसली हमारे प्रोटैगनिस्ट को मिल जाती है। पर यकीन करना मुश्किल है कि वो जीतना नहीं चाहता था और सोचता है कि जानबूझकर हारना उसके सोचने से ज्यादा मुश्किल है। उसी वक्त उस बंदे के चेहरे से थोड़ा खून निकलने लगता है और वो तुरंत आग बबूला हो जाता है। इसके बाद भाई साहब मामला एकदम बिगड़ जाता है। मेरे दोस्त, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि हमारा एमसी इस सब से बाहर कैसे निकलेगा। सीन फिर कासल के एक और हिस्से में शिफ्ट होता है जहां वो बंदा कह रहा था कि एशर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है कि कासल के एक नौकर की मास्टर को इंजर करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके अलावा वो अब उसकी ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो नोबिलिटी की डिग्निटी को खराब करती हैं। वो बूढ़ा आदमी एमसी को बुलाता है और पूछता है कि क्या लूक ने जो कहा वो सच था
और एशर को लगता है कि वो उस बूढ़े को जानता है, सोचता है कि क्या ये वही है जो लॉर्ड बन गया है। 40 साल पहले जब उसे कैप्टन ऑफ द गार्ड बनाया गया था, उसे याद आता है कि वो फॉर्मर लॉर्ड के साथ गार्ड से मिलने गया था और वो बंदा तब बहुत जवान था। तो वहीं पर हमारा लड़का अज्यूम करता है कि उसके मरने के बाद कम से कम 20 साल गुजर चुके हैं। फिर लियो कहता है कि उन्होंने एशर को हमेशा एक बेटे की तरह ट्रीट किया, पर इस बार उसने अपनी हद पार कर दी है। खैर, वो पनिशमेंट डिजर्व करता है, पर उनका उसके लिए जो अफेक्शन था उसको देखते हुए वो थोड़ा रीजनेबल रहेंगे और उसे तुरंत उस टेरिटरी को छोड़ने को कहते हैं। पर वो दूसरी औरत कहती है कि इसके अलावा कुछ भी कर लो। हालांकि लियो गुस्से में था और कहता है कि उसने अब तक एशर को सिर्फ उसकी वजह से बर्दाश्त किया था, पर इस बार वो उसे माफ नहीं कर सकता। आखिरकार वो एक ऐसे एहसान फरामोश बच्चे को अफेक्शन नहीं दिखा सकते जिसे अपने पाले जाने की कोई कदर नहीं है। खैर, उसे शुक्र मनाना चाहिए कि उसे बिना किसी इंजरी के बाहर निकाला जा रहा है। और उसके तुरंत बाद रेका आती है और कहती है कि गलती उसके भाई की थी। जब वो एशर पर चार्ज कर रहा था तब वो अपनी ही स्वॉर्ड से इंजर हो गया और एशर तो बस उसे स्वॉर्ड यूज करना सिखा रहा था। और सच कहूं तो उसके भाई की बकवास स्वॉर्ड्समैनशिप ही नोबिलिटी के लिए सबसे बड़ी डिस्ग्रेस है। इस बात ने उस बंदे की बुरी तरह जल के रख दी। ये सुनकर ऑफ कोर्स लियो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या एशर सच में उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहा था। लड़की कहती है कि एशर के पास इतनी हाई लेवल स्किल्स हैं कि वो खुद उसे अपना मेंटोर बनाना चाहती है, और उसके अलावा वो इतना बदल गया है कि उसने खुद को उसकी ट्रेनिंग के लिए कमिट कर लिया है। उसका भाई ये सुनकर ऑब्वियसली हैरान था, पूछता है कि क्या वो सच में उस लड़के का बेकार स्टाइल सीखना चाहती है। फिर वो कहती है कि उसने खुद अपनी आंखों से इस लड़के की स्वॉर्ड स्किल्स देखी हैं और अगर उन्हें यकीन नहीं है तो उन्हें खुद उससे अपनी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करने को कहना चाहिए। लियो बस चुपचाप सब देख रहा था। फिर वो गार्ड को बुलाता है और उससे एशर की स्वॉर्ड स्किल्स टेस्ट करने को कहता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर लियो उसे कहता है कि चिंता मत करो, आखिर ये बस एक सिंपल एवेल्युएशन है ना। हाँ भाई साहब, मुझे अभी से लग रहा है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बीच उस बूढ़े को लगता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एशर ने स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी कौन सी ट्रिक यूज की, और रेका को बिविच करने के बारे में तो छोड़ ही दो, पर अगर ये कोई मजाक है तो उसे बहुत पछतावा होगा और वो डेफिनेटली मारा जाएगा। दोनों बैटल के लिए रेडी होते हैं और कैरन सोचता है कि इस चूतिया ने सच में रेका को सिखाने की हिम्मत की। ऊपर से लेडी बेनीशा के सामने भी वो अपने आप को नहीं रोकेगा और सीधा एमसी पर चार्ज करता है। रेका दूर से सब देख रही थी, सोच रही थी कि अगर जो उसने देखा वो सच है तो एशर डेफिनेटली कैरन के आगे टिक सकता है। फिर गार्ड नोटिस करता है कि एशर कांप रहा था और पूछता है कि क्या उसे लगता था कि स्वॉर्ड यूज करना इतना आसान होगा। खैर, क्योंकि वो यहां तक आ ही गए हैं तो वो उसे एक सबक सिखाएगा। फिर फुल फोर्स के साथ स्ट्राइक्स एक्सचेंज होते हैं और कैरन सोचता है कि एशर ने तो बेसिक्स तक मास्टर नहीं किए थे और अभी भी स्वॉर्ड्समैन बनने की बात कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। वो वीक है और बेहद एरोगेंट है, अपने आप में सोचता है कि उसने आखिर ग्रेट आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड को दाग लगाने की हिम्मत कैसे की। एशर बस डिफेंड कर रहा होता है और कुछ नहीं करता। फिर लियो कहता है कि उसे लगता है ये प्रोटैगनिस्ट के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। रेका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लूक कहता है कि इंपीरियल एकेडमी के टॉप ग्रेजुएट से ऐसी ही उम्मीद थी और एशर किसी भी कीमत पर उसको फेस नहीं कर सकता। हमारा लड़का मुस्कुराता रहता है और कैरन सोचता है कि ये ब्रैट कितना पैथेटिक है और उसे दोनों के बीच का डिफरेंस याद दिलाता है। उसी वक्त एशर कहता है कि उसने काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दी और अब वो उसका फेवर रिटर्न करेगा। फिर हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एक सिंगल बर्स्ट के साथ कैरन को हवा में उड़ा देता है। सब लोग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं और वो गार्ड बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये था क्या। खैर मेरे दोस्त, अब बाजी पलट चुकी है और एशर उस गार्ड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने तो ठीक से अटैक लैंड भी नहीं किया था और फिर भी वो नीचे गिर गया। हालांकि अपने दिमाग में हमारा लड़का सोच रहा होता है कि ये जनरेशन इतनी वीक क्यों है, ये अज्यूम करते हुए कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पीस के एरा में जी रहे थे। खैर, उसे मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाकर इन सबको ठीक करना होगा। वो कैरन को नीचे देखते हुए कहता है कि वो अरोक टेरिटरी के टेम्पलर्स का लीडर है और पूछता है कि क्या वो सच में एक मेयर कॉमनर के हाथों मार खाएगा। फिर वो बंदा गुस्से में पागल होकर सीधा प्रोटैगनिस्ट पर चार्ज करता है। वो एक ब्लो लैंड करने की कोशिश करता है पर हमारा लड़का आराम से डॉज कर लेता है और बेचारे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। सब बस देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने लिटरली उस गार्ड का चेहरा फोड़ के रख दिया था। कैरन अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और एशर सोचता है कि ये कितनी शर्म की बात है। अगर ये उस जमाने की बात होती तो उस जैसे कमांडर की छोड़ो कोई भी आम सोल्जर इससे लाख गुना बेहतर होता। फिर भी डीमंस के खिलाफ अनगिनत सोल्जर्स मारे गए और कुछ न कर सके। ये टाइम पीस का एरा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खुद को इतना सॉफ्ट होने देना चाहिए। उसके तुरंत बाद बहुत सारे सोल्जर्स एशर पर झपट पड़ते हैं और बेनीशा अपने हस्बैंड से इस सब को रोकने को कहती है। फिर लियो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि आखिर वो सच में है कौन। डैम, अब सच में सब कुछ हाथ से निकल रहा है। आखिरकार वो एशर नहीं है जिसे वो जानते हैं। हमारा लड़का कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है पर एक एक्सक्यूज बना लेता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। हाँ, ये कहने से तो बहुत बेहतर है कि वो रीइनकार्नेट हुआ है। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ याद नहीं था। सच कहूं तो उसे नहीं पता कि वो कौन है और ना ही ये पता है कि वो लोग कौन है, और उसके पास जो कुछ बचा है वो सिर्फ उसकी स्वॉर्ड की स्किल की मेमोरी है। शुरू में उसे लगा कि स्वॉर्ड यूज करने से उसकी मेमोरी वापस आने में मदद मिलेगी, पर उसे अभी भी अपने दिल में वो खालीपन महसूस होता है। पर खैर, ये क्लियर है कि उसने चीफ को नुकसान पहुंचाया था। और घुटनों पर बैठते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो किसी भी तरह की पनिशमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है। सब लोग खामोश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक रूम के अंदर एशर सोचता है कि उसे चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को घूरता है। इस बीच हॉलवे में रेका सोचती है कि एशर बहुत बदल गया है और ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका है। उसे क्या पता है ना, कल तक वो लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिरकार उसने कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी थी और उसका बिहेवियर एकदम घटिया था। वो उसकी माँ का अडॉप्टेड बेटा है और उसके भाई के पैदा होने से पहले उनकी माँ ने उसे कैसल के बाहर अबैंडन्ड हालत में पाया था। उस वक्त
उनकी माँ डिप्रेशन में थी क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने खुद प्रोटैगनिस्ट की देखभाल की। और इसीलिए जब से वो दोनों पैदा हुए एशर उनकी फैमिली का हिस्सा रहा, पर टाइम के साथ उनका रिलेशन खराब से खराब होता गया। उसकी माँ ने एशर को हमेशा बहुत प्यार और ऑब्सेशन के साथ ट्रीट किया और ऐसा लगता था जैसे वो उसे किसी न किसी तरह फेवर करती थी। अपनी माँ के इतने एफर्ट्स के बावजूद एशर उनसे दूर होता गया और उसके बिहेवियर ने एस्टेट में बहुत केओस मचाया। असल में उसे कैसल से बाहर निकाला जाने वाला था, पर उसकी माँ की वजह से उसे इस शर्त पर रुकने दिया गया कि वो एक नौकर की तरह काम करेगा। हाँ भाई, जो बंदा पहले एमसी की बॉडी में था वो एकदम कचरा था। वो टोटली एक नंबर का चूतिया था, पर फिर अचानक से पता नहीं कहां से वो एकदम बदल गया। उसके बात करने के तरीके से लेके उसके बिहेवियर तक, बेसिकली उसकी पूरी पर्सनालिटी ही कंप्लीटली बदल गई। इसके अलावा वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन की तरह बिहेव कर रहा है जिसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए सालों तक ट्रेनिंग की हो। जल्दी ही रेका प्रोटैगनिस्ट के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि वो उसके लिए खाना लाई है। वो दरवाजा खोलती है और भाई प्रोटैगनिस्ट ने अपनी सोर्ड उठाई हुई थी। वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था। फिर मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ जमीन पर खाना गिरता हुआ दिखाई देगा, इस सब से कुछ अच्छा तो नहीं निकलने वाला। बेचारी लड़की डर के मारे जमीन पर कांप रही थी और एशर ये देखकर कि ये रेका थी, माफी मांगता है। उसने रूम में एक सोर्ड देखी थी और सोचा कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। हाँ, और उसमें उसने बेचारी लड़की की जान ही निकाल दी होती। दोनों वहां चुपचाप रहते हैं और थोड़ी देर बाद रेका एमसी को थोड़ा ट्रेन करते हुए देख रही थी। वो सच में आर्ट ऑफ द सोर्ड को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। और फिर एशर उसे आवाज लगाता है और पूछता है कि मेमोरी लॉस होने से पहले वो कैसा इंसान था। आखिरकार इस जगह पर वो जिसे भी देखता है ऐसा लगता है किसी का भी उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। और ये सुनकर रेका कहती है कि वो बहुत अलग था और सिर्फ उसकी माँ को छोड़कर उसकी फैमिली और कैसल के लोग भी उसे पसंद नहीं करते। वायलेंस का यूज करना या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना उन चीजों में से था जो वो पहले किया करता था। और ये सुनकर एशर सोचता है कि ये बॉडी सच में अपनी हद पार कर चुकी थी। जल्दी ही वो पूछता है कि रेका उसके साथ इतनी नॉर्मली बात क्यों कर रही है, क्या उसे भी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि रेका पूछती है कि आखिर वो ऐसा करेगी ही क्यों। वो जैसा अब है वो पहले से बहुत बेहतर है और वो उसे कहती है कि वो उसका ख्याल रखे। वेल, ये कैसा आइडिया है। लड़का बस चुप रहता है और एक शब्द भी नहीं कहता। और जल्दी ही कोई दरवाजे पर नॉक करके पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकते हैं। ये बेनीशा थी और एशर सोचता है कि ये लियोक की पत्नी है। हमारा लड़का फिर घुटनों पर बैठकर पूछता है कि वो उनके लिए क्या कर सकता है, पर बेनीशा बस लड़के के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है कि उसे इस तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हुआ हो, वो वही है जिसने उसे पाला और वो उससे वही ट्रीट करने को कहती है जैसे वो हमेशा करता था। इस पर एशर कहता है कि वो एशर जिसे वो जानती थी अब यहाँ नहीं है, पर फिर भी वो उसे बड़े अफेक्शन से देखती है, भले ही एशर के लिए वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हो। उसी वक्त बेनीशा एमसी को हक करती है और कहती है कि वही थी जिसने उसे सबसे पहले ढूंढा था। जब वो 20 साल की हुई तब तक उनका कोई वारिस नहीं था और फिर उन्हें वो कैसल के बाहर अबैंडन्ड हालत में मिला था। जब उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया और लड़के को मुस्कुराते हुए देखा तो उनकी दुनिया ही बदल गई और दूसरों के ऑपोजिशन के बावजूद उन्होंने उसे प्यार और केयर से पाला। अगर वो उसे एक स्ट्रेंजर भी मानता है तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला और प्यार किया है। इस बीच एशर सोचता है कि क्या वो सच में कोई और बनकर नई शुरुआत कर सकता है, ये सोचते हुए कि इन लोगों की उसकी पास्ट लाइफ में कोई जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद ल्यूक के हॉल में वो अज्यूम कर रहा था कि एमसी शायद कोई डीमन हो, पर यह बस एक बेवकूफी भरी चिंता होगी। वो रेस बहुत पहले गायब हो चुकी थी और अगर एक होती भी तो उसका एशर से कोई कनेक्शन नहीं होता। आखिरकार वो शायद ज्यादा पावर गेन करने के लिए नोबल्स के बीच इन्फिल्ट्रेट करते एक कॉमनर की बॉडी में रहने का कोई रीजन नहीं है। हालांकि एक ऐसे बच्चे के द्वारा कैरन जैसे हाई लेवल नाइट को हरा देना एक अलग ही बात है। और तो और उसकी बेटी भी उसका स्टूडेंट बनना चाहती थी। और जल्दी ही कोई कहता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक हुड पहने हुए बंदा खिड़की पर बैठा था और तभी गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। उसी वक्त वो बंदा आसानी से अटैक ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि वो एक्चुअली सोर्ड के साथ बुरा नहीं है। मेंशन करता है कि लियोक के पास डिसेंट सोल्जर्स हैं। तभी वो हुडेड आदमी उस बेचारे गार्ड को फेंक देता है और कहता है कि अगर वो थोड़ा और जवान होता तो वो टक्कर दे पाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और उसी वक्त कैरन को रियलाइज होता है कि वो आदमी आखिर था कौन। लियोक कहता है कि 20 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं और उसे अपने घर में वेलकम करता है। वो जिसे स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिला था, जिसका नाम एस्टर हिबन है। भाई, क्या ये वही बंदा नहीं है जो पास्ट में एमसी का दोस्त हुआ करता था। थोड़ी देर बाद लियोक पूछता है कि हिज मैजेस्टी इतने वक्त से कहां थे। वो 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे और उन्हें तो ये भी लगा था कि वो मर चुके हैं। फिर वो बंदा कहता है कि कुछ था जो उसे इन्वेस्टिगेट करना था। उसने दुनिया के हर कोने का सफर किया और भाई ऐसा लगता है वहां उसे कुछ खास नहीं मिला, पर फिर भी उसने अभी तक सब कुछ डिस्कवर नहीं किया था। टॉपिक चेंज करते हुए वो पूछता है कि क्या वहां कोई लड़का था जिसने लियोक के एक नाइट को हरा दिया, और वो आदमी कहता है हाँ। इसके अलावा वो एक कॉमनर था जिसने कभी ठीक से आर्ट ऑफ द सोर्ड नहीं पढ़ी थी। और फिर हिबन कहता है कि उसके पास डेफिनेटली एक्सेप्शनल टैलेंट होगा और वो उससे इस बारे में और बताने को कहता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट रेका को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पर अटैक करने को कह रहा था। हालांकि लड़की पूछती है कि उसने अब तक अपनी सोर्ड क्यों नहीं निकाली, पर एशर कहता है ये सोर्ड की स्किल के बारे में नहीं है, ये रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग है और ये तुम्हारे सोर्ड निकालने से पहले ही शुरू हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जान लेने की इंटेंट के साथ अटैक करना होगा। रेका ने उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट की थी और उसने दोनों के स्टेटस डिफरेंस की वजह से इनकार कर दिया था, पर उसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो लगातार इंसिस्ट करती रही। उसी वक्त लड़की एशर पर चार्ज करती है, पर वो हर स्ट्राइक डॉज कर लेता है और सोचता है कि इसके पास सच में टैलेंट है और इसकी स्किल्स एक्चुअली काफी अच्छी हैं। पर फिर भी वो अभी भी बहुत वीक है और उसके मूवमेंट्स बहुत प्रिडिक्टेबल हैं। रेका जमीन पर गिर जाती है और फिर एशर उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो स्ट्रांग है, पर वो सिर्फ सोर्ड पर अप्लाई होता है। सोर्ड्समैनशिप से पहले उसे अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना होगा।
आखिरकार रियल कॉम्बैट बिल्कुल अलग होती है। चाहे कुछ भी हो, उसे स्वॉर्ड फाइटिंग में इस अंधे विश्वास को छोड़ना होगा, क्योंकि रियल कॉम्बैट में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप होना काफी नहीं है। अब उसे जो सीखना चाहिए वो ये है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के सामने कभी भी अपना काम और कंपोजर नहीं खो सकती। लड़का लगातार इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और रेका बस देखती रहती है, ये सोचते हुए कि उसकी स्किल कितनी फ्लॉलेस है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और फिर ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है। थोड़ी देर बाद लेसन ऑलरेडी खत्म हो चुका था और बेचारी लड़की पूरी तरह थक चुकी थी। वो कभी नहीं हारता और उसकी स्टैमिना एकदम मॉन्स्टर जैसी लगती है, पर फिर भी उसे लगता है कि वो स्ट्रांग हो रही है। तभी उसका भाई वहां आता है और पूछता है कि क्या वो उस चूतिए के साथ टाइम पास कर रही थी, और रेका कहती है कि ये ट्रेनिंग थी। लूक कहता है कि एक मर्द के साथ होना ट्रेनिंग नहीं होती, और लड़की कहती है कि वो जो चाहे सोच सकता है। दोनों आपस में बहस करते रहते हैं और लूक कहता है कि उसे उस जैसे किसी बंदे से ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए। उसी वक्त रेका अपनी सोड निकाल लेती है और उसे चुप रहने को कहती है। वो लड़का तुरंत डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो इसका अंजाम उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसी वक्त एक और इंसान वहां आता है और कहता है कि एक बहन अपने भाई को मारने की कोशिश कर रही है। ये एस्टर हिबन था, जो कहता है कि ये सच में एक रेयर साइट है। फिर लियोक अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो भी बचकर नहीं निकल पाएगी। उसके तुरंत बाद लड़की साइड में देखती है, ये जानना चाहते हुए कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। आखिरकार न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। लूक उसे एक स्वॉर्ड मास्टर बुलाता है और रेका ऑब्वियसली तुरंत सरप्राइज हो जाती है। पूरे एम्पायर में ऐसे 10 से भी कम लोग हैं। और फिर लूक कहता है कि उसने हमेशा उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को एडमायर किया है और उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करता है, ये सोचते हुए कि सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर ही उसे सच में सिखा सकता है। पर मेरे दोस्त, इस गधे को क्या पता कि हमारा एमसी भी एक मास्टर रह चुका है। पर वहां बेचारे लूक को सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है और हिबन रेका से बात करते हुए कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई, ये सोचते हुए कि ये लड़की उसके सामने बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भी वक्त पलटकर अटैक करने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि क्या उसे इस लड़की को टेस्ट करना चाहिए। उसी वक्त हिबन अपनी सोड पकड़ लेता है और सब वहां बस हैरत से देख रहे थे। इस बीच रेका ने अपनी एक मसल तक मूव नहीं की थी और सोच रही थी कि क्या ये बुढ़ा वाकई में एक स्वॉर्ड मास्टर है। उसी वक्त उसे प्रोटैगनिस्ट के लेसन्स याद आते हैं कि किसी भी ओपोनेंट के सामने अपना कंपोजर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच वो बंदा उसके सामने अपनी बड़ी सी सोड निकाल रहा था, पर मेरे दोस्त, लड़की की डिटर्मिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर थी। हैरानी की बात तो यह है कि वो स्ट्राइक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है और इस पर हिबन भी सरप्राइज हो जाता है ना। वो सोचता है कि जब भी वो नए टैलेंट्स को देखता है तो वो हमेशा उनके रिएक्शंस को असेस करने के लिए उन्हें अग्रेसिवली अप्रोच करता है, पर नॉर्मली उसकी ऑप्रेसिव प्रेजेंस के डर से या तो वो लोग भाग जाते हैं या फिर एक हल्का सा ब्लो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर फिर भी इस जवान लड़की ने एक वुडन स्वॉर्ड के साथ उसके स्ट्राइक को फेस करते हुए अपनी जगह नहीं छोड़ी, जिसका मतलब है कि उसके अंदर डेफिनेटली एक वॉरियर की डिटर्मिनेशन है। उसी वक्त दोनों पीछे हटते हैं और लड़की सीधा हिबन पर चार्ज करती है। वो आदमी बस चुपचाप सब देख रहा होता है और सोचता है कि क्या रेका रवेनिया नाम के किसी स्कूल से है। वो कहता है कि ये लड़की वाकई में इंप्रेसिव है जो उसकी सोड का काउंटर अटैक कर रही है। आखिरकार रेका जमीन पर गिर जाती है और बेचारी लड़की एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। हिबन उसकी तरफ अपनी सोड पॉइंट करता है और फिर लियोक उससे ये सब रोकने के लिए कहता है, पर तब वो आदमी कहता है कि उसके डरपोक बेटे के उलट उसकी बेटी बहुत ब्रेव है और इस बात ने लूक की इज्जत की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। लियोक कुछ और कहने ही वाला था, पर उसी वक्त रेका एक बार फिर खड़ी हो जाती है और अपनी सोड पकड़कर दोबारा लड़ने की कोशिश करती है। वाओ, ये लड़की वाकई हार नहीं मानती। उसी वक्त वो आदमी लड़की के पीछे अपीयर होता है और कहता है कि उसने डिस्ट्रैक्शन के दौरान एक काउंटर अटैक भी मैनेज कर लिया, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। उस बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया और हिबन पूछता है कि क्या वो उसे अपने मास्टर के पास ले जा सकती है। रेका हाँ कहती है और मन में सोचती है कि ये बंदा डेफिनेटली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद रेका सोचती है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर उसने उसके अटैक को ऐसे हैंडल किया जैसे वो कुछ था ही नहीं। इसके अलावा ये बात भी थी कि उसका बाप भी उस बंदे के आगे थोड़ा कॉशियस रह रहा था। उसके तुरंत बाद हिबन उससे पूछता है कि क्या उसका नाम रेका है और जानना चाहता है कि जब उसने उस जवान लड़के की स्वॉर्ड्समैनशिप देखी तो उसे कैसा महसूस हुआ। वो जवाब देती है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी वेटरन से लड़ रही हो, और इस बात पर वो आदमी हंसता है कि उसने सिर्फ 18 साल के लड़के को वेटरन कह दिया। फिर कुछ मिनट बाद हिबन कहता है कि इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हुए उसे बहुत अरसा हो गया है। उसने कभी अपने एक बहुत खास दोस्त के साथ वहां ट्रेनिंग की थी और लियोक पूछता है कि वो इंसान अब कहाँ है। वो जवाब देता है कि बदकिस्मती से वो अब जिंदा नहीं है। और मेरे दोस्त, ये डेफिनेटली हमारा एमसी ही है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग कर रहा था और तभी कोई उसे आवाज लगाता है। ये रेका थी और उसी वक्त एशर ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वहां और कौन मौजूद था। आखिरकार ये उसका पुराना दोस्त था और वो सोचता है कि आखिर वो वहां क्या कर रहा है। हालांकि उसे याद आता है कि हिबन का लियोक के साथ पुराना कनेक्शन था। जब लियोक जवान था तो उसने स्पेसिफिकली हिबन से अपना ख्याल रखने को कहा था। हिबन खुश होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालना शुरू करता है, जिसे देख एशर सोचता है कि अब उसे वो आदत दोबारा देखने को मिलेगी। वो हमेशा नए टैलेंट्स को टेस्ट करता रहता था और खैर पिछली बार उसने ऐसा जब किया था उस बात को बहुत लंबा वक्त गुजर चुका था। उसी वक्त भाई हमारा प्रोटैगनिस्ट भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हैरत की बात यह है कि इस मूवमेंट ने हिबन को टोटली स्पीचलेस कर दिया और वो सोचता है कि ये तो एक फ्लॉलेस स्वॉर्ड्समैनशिप है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जहां वो प्रोटैगनिस्ट के साथ बात कर रहा होता है और एमसी कहता है कि उसकी स्किल हिबन के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि वो आदमी कहता है कि उन्होंने बस अलग अलग रास्ते चुने थे और पुराने वक्त की याद में एक ट्रेनिंग मैच सजेस्ट करता है। दोनों लड़ना शुरू करते हैं और उनके बीच एक कमाल की दोस्ती नजर आती है और प्रेजेंट में लौटते हुए हिबन को प्रोटैगनिस्ट के अंदर वही सेम एनर्जी दिखाई देती है। उसे क्या पता था कि ये बंदा वही सेम इंसान है।
ये बंदा अभी भी इस सब पर सोच ही रहा था कि अचानक से वो एशर को कैप्टन ऑफ द गार्ड कहकर बुलाता है। सब वहां चुप हो जाते हैं और लियो पूछता है कि उसने अभी क्या कहा, जिस पर वो जवाब देता है कि कुछ नहीं। फिर वो एशर को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या वो उस बंदे का डिसाइपल है, पर हमारा लड़का कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसका कोई मास्टर नहीं है। ये सुनते ही बिना कोई मौका गंवाए वो बंदा उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसका डिसाइपल बनेगा। भाई ये क्या था इतनी जल्दी। ल्यूक भी सरप्राइज हो जाता है कि एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन को डिसाइपल चाहिए, और उसी वक्त रेका उसे रोकने को कहती है, ये बोलते हुए कि भले ही वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन हो, फिर भी वो लोगों पर अचानक से अटैक कर देता है। पूछती है कि ये किस तरह का बिहेवियर है, और क्या वो सिर्फ एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से किसी पर भी ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड घुमा सकता है। ल्यूक अपनी बेटी को अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कहता है, पर हिबन कहता है कि कोई बात नहीं, और कहता है कि आजकल के जवान लोगों को पता नहीं कि वो कौन है, पर खैर वो अब उन्हें दिखाएगा। और अचानक ही वहां एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और ये सब देखकर एशर सोचता है कि यही एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन की निशानी है, इसे ही ऑरा कहते हैं। और उसी वक्त हिबन अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। वो बंदा सीधा एक पहाड़ पर अटैक करता है, और उसी पल एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि वो पहाड़ लिटरली हवा में उड़ गया था। इस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए हिबन कहता है कि वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, ये ऐड करते हुए कि इन जैसे टैलेंटेड लोगों की किस्मत में ग्रेट हाइट्स तक पहुंचना लिखा होता है, और एशर से पूछता है कि उसे ये कैसा लगा और क्या वो उसका डिसाइपल बनेगा। इस बीच रेका बस उस इमेंस पावर को देख रही थी और सोच रही थी कि अगर वो उस बंदे की डिसाइपल होती तो कितनी पावरफुल बन जाती। पर थोड़ी ही देर बाद एशर अनबिलीवेबल तरीके से उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सब लोग ये सुनकर टोटली स्पीचलेस रह जाते हैं, और कुछ मिनट बाद पूरा शहर इस बात को लेकर खुश था कि एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन उनकी टेरिटरी में आया था। हर कोई उस मास्टर स्वॉर्ड्समैन को देखना चाहता था, पर कुछ गार्ड्स उन्हें रोक रहे थे। इस बीच एशर अपनी ट्रेनिंग करता रहा, ये बोलते हुए कि कासल के बाहर पूरा मेस मचा हुआ है, और साइड में देखते हुए वो हिबन से पूछता है कि क्या वो वहां नहीं जाएगा, जिस पर वो जवाब देता है कि वो अभी यहीं कुछ देर रुकेगा, और दोबारा पूछता है कि क्या वो सच में उसका डिसाइपल नहीं बनेगा। और एशर कहता है कि वो पहले ही ना बोल चुका है, और सोचता है कि ये बंदा अभी से उसके पीछे चिपक गया है जहां भी वो जाता है, ताकि उसे अपना डिसाइपल बना सके। खैर, अपने ही दोस्त का स्टूडेंट बनना बहुत रिडिकुलस लगेगा। इस पर एशर रेका की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे सिखाना ज्यादा वर्थवाइल होगा, पर बेचारी लड़की इस बात से कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। हिबन कहता है कि उसने पहले ही उससे पूछ लिया था, पर उस लड़की ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसका ऑलरेडी एक मास्टर है। वेल, कम से कम वो लॉयल तो है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि क्या इसने एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन का डिसाइपल बनने का ऑफर ठुकरा दिया, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे सीख सके। आखिर इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत तो नहीं थी, है ना। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी और लूक शहर में घूम रहा था। वो चूतिया हिबन की कई बातों पर पागल हो रहा था और सोच रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसे तो यहां से गायब हो जाना चाहिए, सिर्फ उसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम मेस बन चुकी है। भाई, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना सच में बहुत आसान होता है ना। उसी वक्त कोई चीज उस पर लपट पड़ती है, और फिर मेरे दोस्त बेचारा बुरी तरह से उसके चुंगल में फंस जाता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जोर से हंसने लगता है, और थोड़ी देर बाद सीन लूक पर शिफ्ट होता है जो जमीन पर पड़ा था। उठते हुए वो सोचता है कि आखिर वो है कहां, और तभी कोई उसका नाम पुकारता है। एक फुल्ली हुडेड आदमी उसके सामने आता है और कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। भाई, वो छोटा बंदा बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था। फिर एक दिन गुजर जाता है और रेका एकदम पागल और गुस्से में आकर कहती है कि वो उस बूढ़े आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूछती है कि क्या उसे थोड़ी और रिस्पेक्ट नहीं दिखानी चाहिए, ये बताते हुए कि एशर भी उससे इंटिमिडेटेड नहीं है। और एशर मन में सोचता है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसका दोस्त है, और उसके अलावा वो पहले ही मास्टर स्वॉर्ड्समैन के लेवल तक पहुंच चुका था। और फिर कहता है कि अगर वो हिबन से थोड़ा सीख लेगी तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर रेका कहती है कि वो बिल्कुल उसके जैसी बनना चाहती है। आखिरकार वही वो इंसान है जिसके जैसा बनने की वो एक दिन उम्मीद करती है, और वो जेन्युइनली उसे अपना मास्टर मानती है। वाओ, अभी उसने ये बात सच में बहुत खूबसूरती से कही थी, तो अब उसे खुद को इस तरह से नीचा दिखाना बंद करना होगा। और फिर एशर सोचता है कि उसके पास स्वॉर्ड्समैनशिप का कोई टैलेंट नहीं है। इस दुनिया में सारी स्वॉर्ड्समैनशिप पास्ट के हीरोज ने बनाई थी, और सारे स्वॉर्ड्समैन हीरोइक स्वॉर्ड्समैनशिप सीखकर अपनी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास करना चाहते हैं। हालांकि वो थोड़ा अलग था, क्योंकि इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप एक बेसिक और सिंपल स्टाइल है जिसे कोई भी सीख सकता है, जिसे एम्पायर ने क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये इकलौती ऐसी आर्ट थी जिसे उसके जैसा कोई टैलेंटलेस बंदा भी सीख सकता था, और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड पकड़े हुए सिर्फ इस सो कॉल्ड इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप को ही यूज किया। पर फिर भी वो जानना चाहता था कि आखिर रेका जैसी टैलेंटेड लड़की उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है। पर अपने दिमाग में वो लड़की सोचती है कि एशर ने उसे पहले से बहुत स्ट्रांग बना दिया है। पहले वो उस बूढ़े का प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती, और उसके लेसन्स ने उसकी एक्चुअली बहुत मदद की है, ये सोचते हुए कि वो उसकी जिंदगी की लाइट है। थोड़ा रुको मेरे दोस्त, ये थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया। तभी हिबन आ जाता है और पूछता है कि क्या ये कोई लवर्स क्वारल है। वाह, ये देखो, एक तो बुढ़ा और ऊपर से इसके घटिया जोक्स। प्रोटैगनिस्ट उसे बकवास न करने को कहता है और हिबन के हाथ की तरफ देखते हुए पूछता है कि वो क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये बस उसके लिए एक गिफ्ट है। आखिरकार क्योंकि वो वेपन्स के फॉर्म पर फोकस नहीं करता, तो वो किसी भी तरह की स्वॉर्ड या इक्विपमेंट यूज कर सकता है। एशर कहता है कि ये सच है, ये सोचते हुए कि इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप एक फाउंडेशन बनाने का काम आती है। ये सब हीरोइक स्वॉर्ड्समैनशिप के बिल्कुल उलट है, जो कि सुपर ह्यूमन टेक्निक्स पर बेस्ड होती है। हालांकि इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप का एडवांटेज ये है कि हीरोइक स्वॉर्ड्समैनशिप सिर्फ स्वॉर्ड्स पर अप्लाई होती है, जबकि उसकी टेक्निक किसी भी वेपन के साथ चल सकती है। प्रेजेंट में वापस आते हुए एशर रियलाइज करता है कि उसे आयरन ग्लव्स मिले थे। हिबन कहता है कि ये सिर्फ कोई आम गॉन्टलेट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात छिपी है, और वो उसे अपने हाथ में थोड़ी ताकत लगाकर किसी भी वेपन को इमेजिन करने को कहता है।
एशर वैसा ही करता है और भाई तुरंत उसके हाथ में एक डैगर आ जाती है। हिबन कहता है कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और एशर पूछता है कि क्या ये कोई मैजिक है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये वेपन स्टोर करने वाला स्पेशल मैजिक है और अगर कोई चीज इसके अंदर डालनी हो तो उसे बस खुद को वैसा करते हुए इमेजिन करना होगा। बस ये याद रखना कि इसमें सिर्फ वेपन्स को ही स्टोर किया जा सकता है। और एशर कहता है कि ये उसके लिए यूजफुल होगा पर उन स्वॉर्ड्समैन के लिए टोटली बेकार होगा जो सिर्फ अपनी वेपन्स के फॉर्म को लेकर पागल रहते हैं। वो पूछता है कि उसने इसे आखिर बनाया ही क्यों, और हिबन कहता है कि उसने इसे उसके लिए नहीं बनाया था, असल में उसने इसे अपने उस दोस्त के लिए बनाया था, हालांकि वो इसे लेने से पहले ही मर गया था। रेका पूछती है कि क्या ये वही 20 साल पुराना बंदा है जिसका जिक्र उसने पहले किया था, और हिबन कहता है हाँ, क्योंकि वो भी इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप यूज करता था और भले ही उनके रास्ते अलग थे, बट सच कहूं तो वो उस बंदे को काफी पसंद करता था। उसने इस बात को अपना लिया था कि उसके पास टैलेंट नहीं है, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। ये सुनकर एशर सोचता है कि उसे हमेशा लगता था कि जिसके पास टैलेंट नहीं उसकी हीरोज के आगे कोई वैल्यू नहीं होगी, पर किसने सोचा था कि वो इतनी परवाह करता होगा कि उसके लिए ऐसी चीज बनाएगा। उसके तुरंत बाद हिबन एशर को बताता है कि वो बिल्कुल उसके दोस्त जैसा लगता है और उसका बिहेवियर, यहां तक कि उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। उसका पोस्चर और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी एकदम सेम है। और सच कहूं तो उसे ये सब देखकर थोड़ी जलन हो रही थी और वो एक बार फिर से उससे पूछता है कि क्या वो उसका डिसाइपल बनेगा। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो इसे एक्सेप्ट करता है, पर फिर भी ये सिर्फ टेम्पररी होगा। खैर, अब उन्हें ड्यूअल करनी चाहिए और बिना टाइम वेस्ट किए हिबन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब मामला सच में सीरियस होने वाला है। रेका सोचती है कि एशर उस गिफ्ट से सैटिस्फाइड लग रहा है और ऊपर से उसे एक ऐसी इनक्रेडिबल रेपुटेशन वाला मास्टर भी मिल गया। दोनों के बीच फाइट चलती रहती है और फिर सीन वापस पहले वाले हुडेड आदमी पर शिफ्ट होता है जो कह रहा था कि उसने रूमर सुनी थी कि एक स्वॉर्ड मास्टर यहां आया है, तो वो यहां बस एक झलक देखने आ गया। लूक उससे पूछता है कि वो कौन है और वो जवाब देता है कि वो मोटरोलिया नाम की असैसिन गिल्ड से है और लॉर्ड के बेटे से वहां एस्टैब्लिश होने की परमिशन मांगने आया है। ये सुनकर लूक सोचता है कि उसने ये नाम पहले भी सुना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी असैसिन गिल्ड है जो लगभग 50 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। वो सोचता है कि ऐसी टेरिटरी में वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं, पर जरूर इनका इस सिचुएशन में एक दूसरे की मदद करने का कोई ना कोई तरीका होगा ना। वो कहता है कि वो उन्हें यहाँ रुकने की परमिशन दे देगा, पर एक शर्त पर कि उन्हें उसका ऑफर मानना पड़ेगा। भाई, मैं अभी से बता सकता हूँ कि इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस पर वो बंदा मुस्कुराता है और उसे पूरी बात बताने को कहता है और लूक बिना जरा भी हिचकिचाए उसे प्रोटैगनिस्ट को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। लो देख लो भाई साहब, मुझे तो पहले ही पता था। ये सुनकर वो असैसिन बस हंसने लगता है और दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट की फाइट अभी भी चल रही थी। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और एशर हिबन पर चार्ज करता है और एक अटैक लैंड कर देता है। हालांकि ऑब्वियसली ये एक स्वॉर्ड मास्टर को अफेक्ट करने के लिए काफी नहीं होगा। हिबन सोचता है कि एशर की स्किल उसके अपने लेवल की लग रही है और कहता है कि उसकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट परफेक्शन के करीब हैं, और एशर कहता है कि फिलहाल वो बस इतना ही कर सकता है। उसी वक्त हिबन प्रोटैगनिस्ट को फेंक देता है। हालांकि हमारा लड़का जल्दी ही अपनी फुटिंग दोबारा पा लेता है और फिर वो आदमी कहता है कि ये कितने शर्म की बात है कि इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप के अलावा उसमें हीरोइक स्वॉर्ड्समैनशिप का कोई टैलेंट नहीं दिखता। वो एशर को घूरता है और उसके तुरंत बाद अपनी एक डैगर निकालकर कहता है कि ऐसा लगता है उसे अलग अलग टूल्स यूज करने की आदत बन चुकी है, और एशर कहता है कि तभी तो उसे इन ट्रिक्स का ठीक से इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी के साथ दिन गुजरने लगते हैं और एशर हिबन के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है, पर ऑफ कोर्स वो अभी भी रेका को ट्रेनिंग दे ही रहा था। वो लड़का कहता है कि इस औरत में उससे कहीं ज्यादा टैलेंट है और हिबन कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उस जैसी है, एकदम सेम। उसने सिर्फ इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप ही सीखी थी और वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ इसीलिए परेशान रहता था क्योंकि उसे लगता था उसमें कोई टैलेंट नहीं है। भले ही उसे लगता था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं, पर सच कहूं तो अब उसे खुद नहीं पता कि इस बात का मतलब क्या है। उसी वक्त एशर सरप्राइज हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि हिबन ने ऐसा कुछ कहा। हिबन एक ऐसा इंसान है जिसे लोग कहते हैं कि उसके पास बाय बर्थ बहुत टैलेंट था, और किसने सोचा था कि वो एरोगेंट चूतिया कुछ ही सालों में अपनी पूरी सोच बदल लेगा। वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। उसके तुरंत बाद रेका वहां आती है और सच कहूं तो वो काफी वेल ड्रेस्ड के आई थी, है ना। वो आकर कहती है कि एम्पायर से कोई गेस्ट आया है और लगता है हिबन उन्हें ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि वो उन्हें एक परेशान करने वाला ट्रबलसम ग्रुप बोलता है। थोड़ी देर बाद कुछ सोल्जर्स हिबन के आगे घुटनों के बल बैठकर उसे वापस कैपिटल लौटने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। हिबन कहता है कि उसे उम्मीद थी कि कैप्टन ऑफ द गार्ड का सक्सेसर वहां आएगा, और फिर दूसरा सोल्जर कहता है कि वो अभी किसी और जरूरी काम में बिजी है। इस पर वो आदमी मान जाता है और कहता है कि वो वैसे भी लौटने का प्लान ही बना रहा था, पर खैर अब वो सब कल ही जाएंगे क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। सही है। सब कुछ सेटल होने के बाद हिबन कहता है कि इतने टाइम बाद ल्यूक से मिलकर काफी अच्छा लगा। उसके अलावा रेका से मिलकर भी उसे बेहद खुशी हुई और उसे यकीन है कि वो लोग एक ना एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सब उसने ये जाने बिना कहा कि वो आगे कौन सा रास्ता चुनेगी। ये सुनकर रेका एकदम चुप हो जाती है और फिर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी ओरिजिनल बॉडी में ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक वहां कोई आता है और कहता है कि उसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। पूछता है कि क्या इससे बेहतर कोई और काम ढूंढ लेना ठीक नहीं होगा, और एशर कहता है कि वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसका मन है। अगर उसने टैलेंट की कमी की वजह से हारना तय किया होता तो वो कब का गिव अप कर चुका होता, इसलिए अब उसे घूरना बंद करके यहां से चले जाना चाहिए। उस लड़की का नाम लेफ्थेनिया था जो आगे कहती है कि उसके पास उसके लिए एक एडवाइस है। वो कहती है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाएगा और उसकी स्किल सच में उस लेवल तक पैथेटिक है। सीरियसली, इस लेवल की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। वो लौटकर एक थर्ड रेट स्वॉर्ड्समैन ही बनेगा और उसकी औकात और फ्यूचर उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट नींद से जाग जाता है और रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक सपना था, पर फिर भी ये उसकी पास्ट लाइफ का एक सपना था और इसके बारे में सोचते ही उसे घिन आने लगती है।
लिफ्थेनिया इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर रह चुकी है और उसने कहा था कि वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट में वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन ही गया था और अभी वो एक ऐसी लड़की को ट्रेन कर रहा है जिसमें उसका सक्सेसर बनने का पोटेंशियल है। वो सोचता है कि वो लड़की डेफिनेटली गलत थी और उसी वक्त हिबन वहां आता है और पूछता है कि क्या वो इस आधी रात को भी ट्रेनिंग कर रहा है। वो जवाब देता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था और नींद नहीं आ रही थी, और तब हिबन कहता है कि वो इसलिए जागा हुआ है क्योंकि वो सुबह होते ही एम्पायर के लिए निकल रहा है। वो दोनों अब कुछ टाइम तक नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उन्हें इस मोमेंट का फायदा उठाना चाहिए। अचानक हिबन का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और कहता है कि पिछले 20 सालों से वो कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढने के लिए दुनिया घूम रहा है ताकि देख सके कि ये दुनिया कितनी बदल चुकी है। पर उससे मिलने के बाद उसे लगता है कि उसने आखिरकार वो ढूंढ ही लिया जो वो चाहता था। तुरंत हमारा प्रोटैगनिस्ट अलर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये इतनी अचानक से ब्लड लस्ट कहां से आई। हिबन अपनी सोर्ड निकालता है और प्रोटैगनिस्ट की डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है। हालांकि ये अटैक उस पे नहीं था बल्कि उसके पीछे थे। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ढेर हो गए थे और एमसी इस बात से सरप्राइज हो गया कि आखिर ये कब हुआ। फिर हिबन कहता है कि यही वो सच है जो उसने 20 साल तक घूमने के बाद डिस्कवर किया। आसान अल्फाजों में समझाने के लिए वो सारी अजीब चीजें एक्चुअली डीमंस थीं। वो बिना थके लगातार उसका पीछा कर रहे थे और पहले से घात लगाए बैठे थे। और एशर पूछता है कि वो यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं। इन क्रीचर्स को तो हीरोज ने दुनिया से कब का बैनिश कर दिया था, है ना? और हिबन कहता है हाँ, और हीरोज ने सच में डीमन किंग को हराया था। उसी वजह से डार्कनेस के सारे क्रीचर्स जैसे डीमंस और मॉन्स्टर्स दुनिया से गायब हो गए थे और दुनिया को बस यही सच्चाई पता है। पर फिर भी ये सब एक पूरा झूठ है और वो चीजें अभी भी उसके पीछे पड़ी हैं। वो लोग शायद इसलिए उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि उनकी असलियत छिपी रहे। और एशर कहता है फिलहाल इन कमीनों का खेल खत्म करते हैं। आखिर अभी प्रायोरिटी तो यही है ना। वो डीमंस प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ते हैं पर ऑब्वियसली एक आम मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा लड़का अपना ग्लव यूज करके अपनी स्वॉर्ड को एक स्पीयर में कन्वर्ट कर लेता है और एक ही झटके में सारे डीमंस का सफाया कर देता है। इस बीच हिबन दूर से सब कुछ बस ऑब्जर्व कर रहा था और सोचता है कि इसका मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस लड़की ने बताया था। आखिरकार ये एक ट्रू वेटरन की परफेक्ट स्किल लगती है और सच कहूं तो उसे लग रहा था जैसे वो अपने पुराने दोस्त को ही लड़ते हुए देख रहा हो। और ये लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, जिसका मतलब इसके पास सच में काफी टैलेंट है। और इसी तरह थोड़ा वक्त गुजरता है और दोनों मिलकर फाइनली उन सब डीमंस को ढेर कर देते हैं। तब हिबन कहता है कि उसे पहले शक था कि एशर शायद उनमें से एक हो। उसे लगा था कि वो शायद जिन्वू की मेमोरीज कंज्यूम करके एक बच्चे का भेस बनाकर सबको धोखा दे रहा है। और ये सुनकर एशर पूछता है कि क्या वो एक मिमिक की बात कर रहा था। वो जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल वही। पर डीमंस एक ऐसे ह्यूमन की स्वॉर्ड्समैनशिप कॉपी नहीं कर सकते जिसने उस लेवल की मास्टरी हासिल कर ली हो, और वो डेफिनेटली एक इंसान ही है जो उसे अपने मर चुके दोस्त की याद दिलाता है। खैर जो भी हो, वो एम्पायर इस सच्चाई का पर्दाफाश करने और उन्हें आने वाले डेंजर के बारे में वार्न करने जा रहा है। और उसके बाद उसे उस गायब हुए हीरो की तलाश करनी होगी। फिर भी उसने उम्मीद जताई कि वो एक दिन फिर जरूर मिलेंगे और अगली बार वो डेफिनेटली उसके साथ ढेर सारी आराम से बात करना चाहता है। फिर थोड़ा टाइम गुजरता है और एशर चिल करते हुए अपने बेड पर लेटे यही सोच रहा था कि क्या वो हीरो सच में डीमन किंग को हराने में फेल हो गया था। जब डीमन किंग के आने से पूरी दुनिया जलकर राख हो रही थी, तब वो एक शूटिंग स्टार की तरह आया और सब कुछ वापस धकेल दिया। वो इतना पावरफुल था, बिल्कुल किसी फेरी टेल से निकला हुआ चैंपियन जैसा। पर हिबन की ही तरह वो भी 20 साल पहले इन लैंड्स और उन लोगों को जिनके ऊपर वो रूल करता था पीछे छोड़कर अचानक गायब हो गया। आखिर ये सोचने वाली बात है कि वो हीरो कहाँ गया होगा। अगर वो डीमन किंग को हराने में फेल हो गया था तो इस दुनिया में अब तक जो शांति चल रही थी उसे एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है। पर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, उसकी ड्यूटी अभी भी वही है। चाहे वो सच्चाई जानना चाहे या नहीं, वो फिर भी अपनी सोर्ड चलाता रहेगा। भाई मैं तो अभी भी ये जानना चाहता हूं कि क्या वो सोर्ड मास्टर की एबिलिटीज यूज कर सकता है या नहीं। उसी वक्त लूक प्रोटैगनिस्ट को आवाज लगाता है और भाई सच कहूं तो ये बंदा डेफिनेटली कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद कहीं और एक हुडेड आदमी पूछता है कि क्या लीडर्स का उसके साथ आना सच में जरूरी है, और वो आदमी जवाब देता है कि वो लड़का मास्टर स्वॉर्ड्समैन का डिसाइपल है। हुडेड बंदा कहता है कि वो बस एक बच्चा है और इससे भी बुरी बात यह है कि उसे सिर्फ इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप ही आती है। पर वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि वो नौजवान खतरनाक है क्योंकि वो थोड़ा अलग है। वो उसे याद दिलाता है कि जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सामने आई थी तो जिस इंसान ने उन्हें तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था उसने भी इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप ही सीखी थी। पर फिर वो आदमी कहता है कि वो इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन वीक थी। पर अब वक्त बहुत बदल चुका है, इस बात को छोड़ दो, वो डेफिनेटली तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। ये मेंशन करते हुए कि जो हीरो की लेगेसी को आगे बढ़ाता हो वो इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप जैसी घटिया चीज से नहीं हारेगा। ये सुनकर वो छोटा दाढ़ी वाला आदमी चुप हो जाता है और फिर सीन एक बार फिर किसी और जगह पर शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट एक पेपर को देख रहा था जो लूक ने उसे दिया था, जिसमें उससे एक अकेले रास्ते में मिलने को कहा गया था। हमारे लड़के को डेफिनेटली पता है कि वहां मामला बिगड़ने वाला है, पर वो फिर भी वहां जा रहा है ना। और उस जगह एंटर करते ही वो पूछता है कि वो लोग सिंपली सामने क्यों नहीं आ जाते। उसी वक्त उसके सामने कुछ अपीयर होता है और फिर वही पहले वाले हुडेड लोग सामने आते हैं। एशर को रियलाइज होता है कि ये मोटरोलिया गिल्ड थी और वो पूछता है कि इतने सुपीरियर लोगों का उस जैसे इंफीरियर इंसान से क्या काम हो सकता है। उसके बगल में खड़ा हुडेड बंदा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि इस छोकरे को कैसे पता चला कि उनका ग्रुप कौन है। दूसरा बंदा तुरंत एशर को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या स्वॉर्ड मास्टर ने उसे उनके बारे में बताया। पर एशर कहता है कि वो ऑलरेडी काफी कुछ जानता है, मन में सोचते हुए कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी उनका सामना किया था और तब भी उन्होंने इस टेरिटरी में अपना बेस बनाया था। बेसिकली उसने उन्हें ढूंढ निकाला था और पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भाई इतनी इग्नोरेंस आखिर क्यों। प्रेजेंट में आते हैं। वो हुडेड आदमी कहता है कि वो वहां सिर्फ अपनी ही कब्र खोदने आया है, पर हमारा लड़का बस एक हल्की सी स्माइल देता है और तुरंत ही अपनी सोर्ड निकाल लेता है।
वो लड़का कुछ ही सेकंड्स में उनमें से एक को निपटा देता है और कहता है कि बिल्कुल पहले की तरह इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप से इतनी बुरी तरह जलील होने के बाद भी इनकी बकवास बंद नहीं होती। वो आदमी पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, और एशर जवाब देता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब इसीलिए क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही टारगेट घूम रहा है। खैर, उसे बस एक ही काम करना है और कुछ मिनट बाद सीन कहीं और शिफ्ट होता है, जहां एक किंग कह रहा था कि एम्पायर के बच्चे को देखे हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। फनी बात तो यह है कि वो हिबन जैसे दाढ़ी वाले आदमी को बच्चा कह रहा है, और हिबन जवाब देता है कि अब 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और वो तब काफी स्मार्ट लगता था, पर अब वो बस एक बूढ़ा इंसान बन चुका है जो रियलिटी का बोझ उठा रहा है। वो आदमी कहता है कि हमेशा की तरह उसमें रॉयल फैमिली के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो स्वॉर्ड का रास्ता फॉलो करता है, इसलिए इंसानों की अथॉरिटी उसके आगे कोई मायने नहीं रखती। उप्स, मेरी गलती। वहां तो बिल्कुल द बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड वाली वाइब थी। उसके तुरंत बाद किंग मेंशन करता है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि रिफ्ट खुल चुकी है और डीमंस सामने आ गए हैं। वो पूछता है कि इस सब का आखिर क्या मतलब है। हिबन कहता है कि प्रायोरिटी हीरो को ढूंढने की है, इसलिए उसे एम्पायर के कोऑपरेशन की जरूरत है, पर किंग कहता है कि यह मुश्किल होगा। हिबन ये सुनकर शॉक हो जाता है और किंग कहता है कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके पास मैन पावर की भी कमी है। आखिरकार गायब होने वाला अकेला हीरो नहीं था, और हिबन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर सीन वापस प्रोटैगनिस्ट की बैटल पर शिफ्ट होता है और वो हुडेड आदमी कहता है कि नॉर्मली वो उसे अभी मार देता, पर उसने अपना मन बदल लिया है। खैर, उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो उसे अभी बताए कि उसे उनके पास्ट के बारे में कैसे पता है। एशर उसे कहता है कि वो अपनी किस्मत आजमा कर देख ले, और तभी उनमें से एक हुडेड बंदा उस पर चार्ज करता है, पर ऑब्वियसली ये लड़का इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला है ना। तुरंत ही उनमें से बहुत सारे बंदे हमारे लड़के पर झपटते हैं, पर वो आसानी से उन सबको डॉज कर लेता है, और हैरत की बात यह है कि वो बेहतरीन ईज के साथ काउंटर अटैक भी करता है। वो बस दूर से सब देख रहा था और कहता है कि वो कुछ घटिया ट्रिक्स यूज कर रहा है। पूछता है कि क्या ये एक वीक इंसान की डेस्परेट कोशिश है, और इस बीच एशर सोचता है कि ये गॉन्टलेट सच में बहुत यूजफुल है, और लगता है उसने नोटिस ही नहीं किया कि एशर ने अपने वेपन को बनाने के लिए स्पेशल मैजिक का यूज किया था। उसके तुरंत बाद वो हुडेड आदमी कहता है कि एशर्स की स्वॉर्ड्समैनशिप के आगे ढेर हो जाएगा। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये मोटरोलिया गिल्ड की स्वॉर्ड्समैनशिप थी, ये सोचते हुए कि ये एक ऐसी स्किल है जो अपना फॉर्म छुपाती है और अंधेरे में मूव करके सीधा वाइटल पॉइंट्स पर स्ट्राइक करती है। उस आदमी को रियलाइज होता है कि एशर पहले से ही इस टेक्निक को जानता था, और उस स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल को कहता है कि अब वो इस ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप के हाथों मरेगा। उसी पल वो आदमी अपना अटैक लॉन्च करता है और एशर अभी डिफेंसिव मोड में ही रहता है। इस सिचुएशन के बीच में उसे लगता है कि ये अजीब है, क्योंकि वो इन अटैक्स के किसी भी पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ वो हुडेड आदमी पूरी तरह से कन्विंस था और वो ऑफेंसिव प्रेशर डालने से बाज नहीं आ रहा था। एशर को शायद कोई डिफिकल्टी हो रही थी, और फिर वो आखिरकार अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है और कहता है कि लगता है वो काफी टैलेंटेड है, क्योंकि ये स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने में बहुत डिफिकल्ट है। और वो बंदा कहता है कि वो मोटरोलिया के मास्टर द्वारा रिकॉग्नाइज की गई 13 सीट्स में से एक है। ये सुनकर एशर कहता है कि ये टाइटल कितना पैथेटिक है, और पूछता है कि मोटरोलिया उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो आदमी उल्टा सवाल करता है कि भला असैसिन्स अपने टारगेट को एक्सप्लेनेशन कब से देने लगे। हालांकि हमारा क्विक विटेड लड़का कहता है कि जब वो मरने ही वाला है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वो बंदा उसकी इस बात में आ जाता है और कहता है कि वो लोग स्पेशली उसे मारने ही आए थे, और ये सब किसी सो कॉल्ड ऑरेकल द्वारा डिसाइड किया गया था। टॉपिक चेंज करते हुए वो पूछता है कि क्या ये जवाब उसके लिए सैटिस्फैक्टरी है, और एशर कहता है कि ये काफी से ज्यादा है, और तुरंत ही भाई लड़का अब प्योरली ऑफेंसिव मोड में आ जाता है। वो अजीब से मुंह वाला बंदा पूछता है कि आखिर ये क्या था, और हमारा लड़का जवाब देता है कि जैसा उसने कहा था, ये बस एक सस्ती ट्रिक थी, है ना। फिर सीन कहीं और शिफ्ट होता है और लूक ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था कि अब तक वो जरूर मर चुका होगा। उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आखिरकार हट गया, और चाहे प्रोटैगनिस्ट कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, उसने जिन लोगों को हायर किया था वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। पर उसी वक्त कोई आता है और कहता है कि उन्होंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। ओ भाई, लूक ने तो पहले ही वो बर्बादी आती हुई देख ली थी जो अब होने वाली थी, क्योंकि एशर जिंदा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके रूम के अंदर लड़का पूरी तरह से शांत बैठा था और कह रहा था कि वो बस एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करना चाहता था। लूक जानना चाहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और एशर पूछता है कि उसके इस सवाल का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कह रहा हो कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। और उसी पल लूक सोचता है कि क्या इस बंदे ने सच में मोटरोलिया गिल्ड के लोगों को हरा दिया, जिसका मतलब है उसे शायद पता चल गया है कि ये असैसिनेशन उसने ही सेटअप किया था। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट लूक की तरफ बढ़ने लगता है और लूक उसे और करीब न आने को कहता है। पूछता है कि एक नोबल के रूम में घुसने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, पर इस बच्चे को इस बात से बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता था, और उसने पहले से ही अपनी सोर्ड निकाल ली थी। हालांकि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, और वो कहता है कि अब तक उसने उसकी इन हरकतों को इग्नोर किया था, पर इस बार उसने हद पार कर दी थी। वो उम्मीद करता है कि ऐसी बेइज्जती भरी हरकतों से अब वो उसकी शांति में दखल नहीं देगा। एक बार फिर हमारा लड़का सीरियसली गुस्से में है। एशर अपनी सोर्ड वापस रखता है और वहां से जाने लगता है, और कहता है कि ये आखिरी बार है जब वो उसे टॉलरेट कर रहा है, और उम्मीद करता है कि आगे उनका रास्ता कभी दोबारा न टकराए, ताकि और कोई मुसीबत खड़ी ना हो। पर अगर ऐसा एक बार और हुआ तो ये उसकी आखिरी वार्निंग होगी। लोग खामोशी से ये सब सुन रहा था, और भाई वो छोटा दोस्त वहां कुछ खास ठीक हालत में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद सीन उसी पहली वाली गिल्ड पर शिफ्ट होता है, और एक हुडेड आदमी कहता है कि मिशन फेल हो गया है। वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि उसे इसकी ऑलरेडी उम्मीद थी, क्योंकि पहले की तरह इस बार भी वो लोग इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप से हार गए हैं। वो चाहे इस बारे में कितना भी सोच ले, बस ये जानना चाहता है कि आखिर वो लड़का सच में कौन है। उसी वक्त कोई वहां हंसते हुए आता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उस लड़के का फॉर्मर कैप्टन ऑफ द गार्ड के साथ कोई कनेक्शन है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप यूज की।
चाहे जो भी हो, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बदनाम मोटरोलिया गिल्ड एक सिंगल बच्चे को निपटाने में फेल हो गई। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ उसका पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और वो हुडेड आदमी कहता है कि वो उस बंदे की लैक ऑफ स्किल की वजह से उनसे हार गए थे। खैर, वो अब उस लड़के से गॉड मरूनिया की ग्रेट पावर के साथ पर्सनली निपटेगा। थोड़ी देर बाद शहर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा लगता है कि एक असैसिन ने यंग मास्टर ल्यूक को थ्रेटन किया था और गांव में घुस आया था। इसके अलावा ये रूमर्स भी थे कि इन बैंडिट्स को ढेर करने वाला वो इडियट एशर था, पर फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वो स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बन गया है, और उस जैसे ट्रबल मेकर का इतने कम वक्त में बदलना टोटली इम्पॉसिबल है। कुछ मिनट बाद सीन लियो के हॉल में शिफ्ट होता है और कैरन कहता है कि पूरा गांव तबाह हो सकता था। लोग गुस्से में आकर कहता है कि ल्यूक ने एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है और पूछता है कि अभी वो कहाँ है। गार्ड कहता है कि वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला है, और लियो कहता है कि ये ठीक है क्योंकि अब उसे अपनी हरकतों पर ठीक से रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। खैर, वो जानना चाहता है कि गांव में क्या हालात है, और गार्ड बताता है कि सिचुएशन शांत हो चुकी है और सब कुछ धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है। इसके अलावा लगता है लोगों की प्रोटैगनिस्ट के बारे में राय पहले से काफी बेहतर हो रही है। इस पर लियो सोचता है कि उसे एशर को अपनी ग्रेटिट्यूड दिखानी चाहिए, पर कैरन कहता है कि वो एशर की ट्रू आइडेंटिटी जानना चाहता है और पूछता है कि क्या किसी इंसान की पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ इतनी बुरी तरह से चेंज हो सकती है। और लियो कहता है कि मास्टर हिबन ने इस बात की गारंटी दी है कि एशर कोई डीमन नहीं है। हालांकि वो अभी भी डेंजरस है, क्योंकि अगर उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो वो आराम से आरक टेरिटरी को तबाह कर सकता है। फिर भी उसने उनके लिए लड़ा और एंड में गांव को बचा लिया, और इस वजह से उन्हें इस बात की तसल्ली करनी होगी कि एशर उनकी साइड है या उसका कोई हिडन मोटिव है। खैर, इस बात को वेरीफाई करने का एक मौका आ गया है। शॉर्ट में कहें तो उन्हें बस ये देखना है कि अब से एशर कैसा रिएक्ट करता है। कैरन पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था, और फिर सीन एमसी पर शिफ्ट होता है जो काफी डीप थॉट में था। अचानक एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उस हुडेड आदमी से पूरी सच्चाई बताने को कह रहा था और पूछता है कि आखिर उनका भगवान उसे मरवाना क्यों चाहता था। वो आदमी जवाब देता है कि उन्हें वजह नहीं पता और वो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं क्योंकि ऑरेकल ने उन्हें उससे मारने को कहा था, और वो उस गांव में एशर के होने की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही एक्शन में आए थे। एशर कहता है कि ऐसा लगता है वो वहां एस्टैब्लिश होने के लिए ल्यूक का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे थे, और वो आदमी कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे जिंदा छोड़ देगा क्योंकि उसने सारी सच्चाई बता दी है। हालांकि हमारे लड़के ने ऐसी कोई बात तो नहीं कही थी, है ना। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि वो आखिर क्या प्लॉट कर रहे होंगे। मोटरोलिया एक ऐसी कल्ट है जो गॉड म्यूनिया को वर्शिप करती है, और वो लीडर जो ऑनर्ड सीट होल्ड करता है उसे उस भगवान से बेपनाह ताकत मिलती है। उन्होंने उस गॉड की पावर को यूज करके अपना इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ा लिया था, पर उसने पास्ट में उन्हें हरा दिया था, ये सोचते हुए कि आखिर वो लोग वापस कैसे आ गए। चलो मान भी लो कि शायद इस भगवान को उसके री इनकारनेशन के बारे में पता चल गया हो। खैर, उसे डायरेक्टली कैपिटल जाना होगा। आखिरकार वहां शायद किसी को उसके री इनकारनेशन के सीक्रेट के बारे में कुछ पता हो। उसी वक्त कोई दरवाजा नॉक करता है और ये रेखा थी। वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, और फिर वो कहती है कि उसे एक अरेंज्ड मैरिज का प्रपोजल आया है। भाई, अचानक से ये सब क्या है। उसी वक्त एक फ्लैशबैक आता है जहां रेखा कह रही थी कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका बाप कहता है कि वो समझ सकता है कि उसे कैसा लग रहा होगा, पर इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि दूसरी तरफ का इंसान कौन है। फिर भी उसे पहले उस बंदे से मिलना चाहिए, और क्या पता वो एक अच्छा इंसान निकले। वापस प्रेजेंट में आते हुए लड़की कहती है कि ये उसे एक बड़ी और प्रेस्टिजियस फैमिली को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। एशर कहता है कि वो लोग शायद काफी पावरफुल होंगे, और वो जवाब देती है कि ये बेलेटोरिया का काउंट है। हमारे लड़के को लगता है कि वो उस जगह को जानता है और सोचता है कि क्या वो सच में इस तरह की अरेंज्ड मैरिज कर रहे हैं। वो बंदा उन एंशिएंट हीरोज में से एक है और बेलेटोरिया का करंट लॉर्ड है, जिसका नाम वीबार्का बेलेटोरिया है। उसकी पिछली लाइफ में उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, और पर्सनली देखा जाए तो वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल या वेल नोन नहीं था, पर वो एक बहुत बड़ा और वर्चुअस इंसान था जो अपनी टेरिटरी को बहुत अच्छे से संभालता था। एशर पूछता है कि क्या लॉर्ड ने उसे प्रपोज किया था, और लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, ये प्रपोजल उसके बेटे ने रखा था। उस लॉर्ड की पहले से 50 से ज्यादा बीवियां हैं, और ऐसे इंसान से शादी के बारे में सोचना ही उसे घिन दिला रहा है। एशर सोचता है कि वीबार्का तो अब तक बहुत बूढ़ा हो चुका होगा, पर फिर भी वो जानना चाहता था कि आखिर उसका बेटा किसी अरेंज मैरिज में क्यों इन्वॉल्व होगा। अचानक एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कोई कह रहा होता है कि वो उसका बेटा है, उसका नाम बोरोस है, और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास एक ब्रेव बेटा है। टॉपिक चेंज करते हुए ये हुआ था कि नोबल और फैमिलीज के बीच शादी के प्रपोजल्स आना ऑलरेडी शुरू हो गए थे, पर वीबार्का कहता है कि वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाएगा जिसे वो पसंद करेगा, चाहे वो कॉमनर हो या नहीं। वापस प्रेजेंट में एशर सोचता है कि वीबार्का किसी टिपिकल अरिस्टोक्रेट की तरह नहीं है, क्योंकि वो बहुत हम्बल था और उस जैसे इंसान ने भी नोबिलिटी की रियलिटी के सामने घुटने टेक दिए। उसी पर रेखा कहती है कि उसने कुछ अफवाहें सुनी थी, और पूछती है कि क्या उस अकेले ने उस असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को निपटा लिया था जिसने टेरिटरी को इन्वेड किया था। वो कहती है कि वो भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना चाहती है, और एमसी कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए उसका वहां से जाना एक बहुत बड़ा लॉस होगा। उसी वक्त वो एशर को घूरती है और कहती है कि उसे उससे एक आखिरी फेवर चाहिए। थोड़ी देर बाद एशर अपनी सोर्ड हाथ में पकड़े हुए पूछता है कि क्या वो वाकई अपनी आखिरी ड्यूअल करने वाले हैं। रेखा कहती है कि हाँ, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी दोबारा अपनी सोर्ड उठा नहीं पाएगी, पर उससे पहले वो अपनी आखिरी फाइट लड़ना चाहती थी। ये बोलकर कि वो अपने स्ट्राइक्स को होल्ड बैक ना करे, वो एशर पर चार्ज करती है और फिर उनकी आखिरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, और ऑफ कोर्स इसमें एशर ही जीता। उसके तुरंत बाद वहां एक और इंसान आती है, और वो और कोई नहीं बल्कि बेनिशिया थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, और रेखा पूछती है कि उसकी माँ उससे भी ज्यादा सैड क्यों लग रही है। उनकी भी तो एक अरेंज्ड मैरिज ही हुई थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर उसकी माँ कहती है कि वो उसके पिताजी को पहले से ही जानती थी,
पर रेका उस इंसान से अब तक एक बार भी नहीं मिली थी और वो कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हीरोज की फैमिली से बिलोंग करता है और उनके साथ रिश्ते बनाना फायदेमंद ही साबित होगा। अचानक बेनिशिया प्रोटैगनिस्ट से बात करते हुए कहती हैं कि उन्हें उससे एक रिक्वेस्ट करनी है और उससे वादा लेती हैं कि जब उसकी बेटी उसके टेरिटरी में जाएगी तो वो उसकी बेटी का पूरा ख्याल रखे। उसे एक अनजान जगह पर बात करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी वो उसके सबसे करीब रहने वाला इंसान है। ये सुनकर एशर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि वो वैसे भी वी बार्का से मिलना चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो अब कितना बदल चुका है। इसी के साथ वक्त गुजरता है और एशर और रेका अब कैपिटल की तरफ सफर पर थे। लड़की हालांकि कुछ खास खुश नहीं लग रही थी और पूछती है कि उसके बाप ने इस कैरन को उनके साथ क्यों भेजा, पर फिर गार्ड कहता है कि ये स्ट्रिक्टली लॉर्ड के ऑर्डर्स हैं। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें लियोक उसे एशर पर नजर रखने को कह रहा था। आखिरकार क्या पता इस पूरे सफर का रियल टारगेट हमेशा से सिर्फ रेका ही रही हो, जिसका मतलब ये है कि उसने इन सब के बारे में अपनी मोटिव्स पहले ही छुपा ली थी और शुरू से यही प्लान कर रखा था। आखिरकार एशर एक ऐसी टेरिटरी के लिए अपनी लाइफ रिस्क नहीं करता जिसने हमेशा से उससे नफरत ही की थी। इकलौती ऐसी इंसान जिसने उसको एक्नॉलेज किया और उसका साथ दिया वो रेका थी, और अगर वो चली गई तो लड़का उनके खिलाफ अपनी असली नफरत दिखा सकता है। जो भी हो, उन्हें सिर्फ एशर की हर हरकत को ऑब्जर्व करना है और उसकी असली इंटेंशंस का पता लगाना है। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए गार्ड सोचता है कि ये सब कुछ बस मिस रेका का अफेक्शन पाने का एक बड़ा प्लान था, और इस बीच एशर सोचता है कि शायद लियोक अभी भी उस पर शक करता है। गार्ड भी मन में बुरी तरह परेशान था और सोच रहा था कि अगर इस एमसी ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इसका काम तमाम कर देगा। मुझे लगता है कि ये बंदा पिछली बार खाई हुई पिटाई पूरी तरह भूल चुका है। उसके बाद रेका पूछती है कि वहां पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा क्योंकि अब तो वो इतनी दूर नहीं है ना। गार्ड कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी काउंट की टेरिटरी में एंटर कर लिया है, इसलिए इसमें शायद आधा दिन और लगेगा। जल्दी ही एशर कहता है कि बेलेटोरिया की टेरिटरी पिछले 20 सालों से बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड रही है। रेका पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, और एशर कहता है कि उसे भी नहीं पता। इसलिए ये बात बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि उन्होंने इतने अरसे बाद अचानक एक अरेंज्ड मैरिज की प्रपोजल भेजी। पर फिर लड़की कहती है शायद इसमें कुछ इतना सीरियस नहीं होगा, पर फिर भी वो ये जरूर जानना चाहती है कि उस लॉर्ड को एक हीरो क्यों कहा जाता है। कैरन कहता है वी बार्का को एक ऑर्डिनरी लॉर्ड नहीं बल्कि एक संत के रूप में देखा जाता था। वो एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुआ था और उसे आराम की जिंदगी जीने का पूरा मौका मिला था, पर अपने सफर के दौरान दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को देखकर उसने नोबल की लाइफ त्याग दी और वो उन लोगों के पास गया जिन्हें उनकी सच में जरूरत थी। वो आदमी इतना महान था कि उसने अपने महल को तोड़ दिया, अपने सारे खजाने बेच दिए और उस पैसे से भूखे लोगों को खिलाया और फार्म्स पर उनकी मदद की। भाई सच में ये बंदा कमाल का है। इसीलिए गांव वाले उसके एक्शंस की वजह से उसको एडमायर करते थे और इसी वजह से उसे एक हीरो का टाइटल मिला। ये पूरी स्टोरी सुनकर रेका कहती है कि किसी भी नोबल के लिए ऐसी जिंदगी जीना आसान नहीं है और वो सच में एक रिमार्केबल इंसान होना चाहिए। गार्ड कहता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से बेलेटोरिया एक ऐसी पीसफुल जगह बन गई जहां सिर्फ अच्छे लोग बसते थे। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी जगह थी जिसे आमतौर पर एक जन्नत कहा जाता था, जहां ना कोई डाकू थे और ना ही कोई मर्डर होता था। पर अचानक एक सोल्जर कैरेज के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि कुछ डाकू आ गए हैं और अब मुझे अभी से लग रहा है कि इसका नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तुरंत रेका कहती है कि अभी कैरन कह रहा था कि वहां कोई डाकू नहीं होते, पर उस बेचारे को खुद नहीं पता था कि बाहर आखिर क्या चल रहा था। बाहर वो लोग सच में कुछ खास फ्रेंडली नहीं लग रहे थे और एशर कैरेज से नीचे उतरते हुए कहता है कि वो सब संभाल लेगा। वो सोच रहा था कि वो मोटोरोलिया के कुत्ते शायद यहां तक पहुंच गए हैं। वो तुरंत अपनी सोर्ड तैयार करता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि आखिर मामला क्या था। आखिरकार वो लोग किसी डाकू की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, है ना। वहां पर सब के सब भूख से मर रहे थे और एशर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में ये लोग डाकू हैं। जल्दी ही कैरन वहां आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये लॉर्ड ल्यूक की कैरेज है और अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो डेफिनेटली कोई रहम नहीं होगा। हालांकि उसी वक्त एशर उससे रुकने को कहता है क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी डाकू नहीं है। वो सब तो बस भूखे किसान हैं, इसलिए उनके लिए भूख से मरना या तलवार की धार से कट जाना दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एशर उन्हें पैसों की एक बैग थमा देता है और कहता है कि उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो उससे खरीद लें। भाई क्या इस शहर को जन्नत नहीं कहा जाता था। सारे किसान दिल से शुक्रिया अदा करके वहां से निकल गए और कैरन कहता है कि वो पैसे उसके अपने थे और फिर भी उसने इन्हें ऐसे ही दे दिया। पर एशर के लिए ये किसी मायने का नहीं था क्योंकि उसने उस पैसे का वैसे भी कुछ नहीं करना था। इसके अलावा जिस डायरेक्शन में वो लोग जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेलेटोरिया से भाग कर आए हैं। कैरन सोचता है कि ये तो टोटली इम्पॉसिबल है और रेका पूछती है कि आखिर क्या हुआ होगा, पर एमसी रिप्लाई करता है कि सब कुछ ऑलरेडी सेटल हो चुका है। तो वो लड़की गुस्से में वापस कैरेज में चली जाती है, ये सोचते हुए कि टेरिटरी में ऐसी जगह पर भी डाकू हैं और ऊपर से उन्होंने उन पर अटैक भी किया, जिसका मतलब है कि ये दुनिया सच में दिन ब दिन और भी डेंजरस होती जा रही है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि आखिर इस किंगडम में चल क्या रहा है। फिर आखिरकार सीन बेलेटोरिया टेरिटरी पर शिफ्ट होता है और हमारा ग्रुप वहां पहुंच चुका था। सब लोग हैरत से ऊपर देख रहे थे। आखिरकार वो कासल सच में बहुत बड़ा था, है ना। रेका पूछती है कि क्या उसने ये नहीं कहा था कि वल्बर्का ने अपना खुद का कासल तोड़ दिया था और बिना किसी लग्जरी की एक साधारण जिंदगी जी रहा था। पर कैरन भी ये नजारा देखकर एकदम स्पीचलेस था। अचानक कोई उनका वेलकम करता है और कहता है कि आप जरूर मिस रेका और उनके साथी होंगे। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो बताता है कि उसका नाम बोरोस बेलेटोरिया है और उनसे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। लड़की तुरंत पूछती है कि क्या वही उसका हस्बैंड बनने वाला है और बोरोस जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल यही बात है। सच कहूं तो मैं ये नहीं चाहता था, और ये सुनकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एशर कैरेज में बैठा सोच रहा था कि ये जगह बहुत बदल चुकी है। गांव पूरी तरह से बर्बाद लग रहा था, जबकि पहले ये एक साफ सुथरी जगह थी जहां खुशहाल लोग रहते थे। रेका पूछती है कि क्या ये सच में बेलेटोरिया टेरिटरी ही है, और फिर बोरोस कहता है कि यहाँ का माहौल आजकल बहुत खराब चल रहा है।
हाल ही के दिनों में यहाँ कई मर्डर्स हुए हैं, इसलिए उन्हें विलेजर्स के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग एक टेबल पर खाना खा रहे थे और रेका कहती है कि ये जगह एक झूठी जन्नत और डाकुओं का अड्डा बन चुकी है। ऊपर से वो लोग यहाँ एक शाही दावत उड़ा रहे हैं जबकि बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। तभी कैरन कहता है कि ये वो किंगडम नहीं है जिसे वो जानता था और उसी पल बोरोस वहां आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया। वो बताता है कि उसके पिताजी रेका से मिलना चाहते हैं। कैरन कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो लड़का बोलता है कि उसे पहले से ही पता है वो क्या कहने वाला है, क्योंकि ये बेलेटोरिया उस जगह से बहुत अलग है जिसे वो जानता था। खैर, बेहतर यही होगा कि उन्हें ज्यादा वेट न करवाया जाए, क्योंकि उसके पिताजी अब एक मॉन्स्टर के अलावा और कुछ नहीं है। भाई, ये इंसान तो सच में बहुत बदल गया है। कुछ ही मिनट बाद सब लोग लॉर्ड्स हॉल में थे और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम वुल्बार्का बेलेटोरिया है। उसने सुना कि वो लोग अराक टेरिटरी से आए हैं और वहां से यहाँ तक आने का सफर लंबा रहा होगा। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीरो की फैमिली की बुलावा पर आने के लिए ये एक छोटा सा एफर्ट है। इस बीच एशर दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और सोचता है कि वुल्बार्का आखिरी बार से बहुत बदल चुका है। वो इंसान लड़की को लगातार घूरता रहता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है, और वो जवाब देती है कि उसका नाम रेका है। तुरंत ही वो बंदा अपने होंठ चाटता है और रेका को पहले ही रियलाइज हो जाता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर अचानक से वुल्बार्का कहता है कि उसका नाम बहुत प्यारा है। थोड़ी देर बाद रेका बहुत अपसेट थी और पूछती है कि क्या उसे सच में लॉर्ड के रूम में सोना पड़ेगा। बोरोस उससे बुरा फील ना करने को कहता है, क्योंकि ये उसके पिताजी की विश है ताकि उसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो। हालांकि रेका को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और इसके अलावा वो ये जानना चाहती थी कि वो बंदा अपने चेहरे पे ऐसी अजीब सी हवस भरी लुक लेकर आखिर क्या प्लानिंग कर रहा था। कुछ ही देर बाद सीन लॉर्ड के हॉल में शिफ्ट होता है, जहां वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसे वो कहानी याद है जो वो उसे बचपन में सुनाया करता था। उसने कहा था कि हमेशा उससे शादी करना जिसे तुम प्यार करते हो, पर क्योंकि वो एक सूटेबल पत्नी नहीं ढूंढ पाया तो उसने उसकी शादी आरक फैमिली की बेटी से करवाने का प्लान बनाया था। हालांकि उस लड़की को देखने के बाद वो उसकी पत्नी बनने के लिए ज्यादा सूटेबल लग रही है और वो सोच रहा है कि बोरोस को कोई और लड़की दे दे। भाई, ये तो सच में अपनी हद पार कर रहा है। बोरोस पूछता है कि आखिर उसके इस बात का क्या मतलब है, और तब उसका बाप एकदम कैजुअली कहता है कि वो रेका को अपनी रखेल बनाने वाला है। थोड़ी देर बाद सीन वापस प्रोटैगनिस्ट और कैरन पर आता है, जहां वो किसी बारे में सोच विचार कर रहे थे। गार्ड पूछता है कि एक लॉर्ड इतनी घटिया हरकत तक कैसे गिर सकता है, और एशर सोचता है कि वो वुल्बार्का जिसे वो जानता था वो बहुत काइंड और हम्बल था और बेलेटोरिया एक खूबसूरत और खुशहाल जगह थी। पर अब वुल्बार्का पूरी तरह से एरोगेंस और लालच में डूब चुका है। जैसे कि लॉर्ड खुद को शराब और अयाशी में बर्बाद कर रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि गांव वाले डेस्परेट होकर चोरी करने पर उतर आए। वो सोच रहा था कि क्या ये वाकई वही इंसान है जिसे वो पास्ट में जानता था। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और वहां बोरोस खड़ा था, ये बताते हुए कि उसे कुछ कहना है। और थोड़ी देर बाद कैरन गुस्से में पागल था, पूछ रहा था कि आखिर उसने क्या कहा। जानना चाहता था कि क्या लॉर्ड वुल्बार्का सच में मिस रेका से शादी करने वाला है। बोरोस कहता है कि हाँ, बिल्कुल यही बात है। उसकी शादी कैंसिल कर दी गई है और अब उसका बाप उसकी जगह शादी करेगा। पर फिर भी कैरन इसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो तुरंत कमरे से बाहर निकलने लगता है, ये कहते हुए कि वो मिस रेका को वापस लेकर आएगा, क्योंकि वो उसे इस तरह यूज होते हुए नहीं देख सकता। हमारा लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी बोरोस कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो एक लॉयल नाइट है, तो ऑब्वियसली वो उसकी फीलिंग्स समझ सकता है, ये बताते हुए कि शुरू से ही उसने कभी नहीं चाहा होगा कि ये पॉलिटिकल मैरिज हो। रेका की स्वॉर्ड्समैनशिप में उस एक्सेप्शन टैलेंट को देखते हुए वो जरूर चाहता होगा कि रेका स्वॉर्ड का रास्ता ही चुने। सरप्राइज होकर एशर पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, और वो जवाब देता है कि उसका अपना एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है और वो अराक टेरिटरी की सारी सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ है। उसके पिताजी ने टेरिटरी को आइसोलेट कर दिया था ताकि बाहर कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, और फिर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ पता लगाने के लिए हायर किया। उसे बहुत अच्छे से पता है कि आरक के लॉर्ड ने अपनी बेटी को पर्सनल फायदे के लिए इस पॉलिटिकल मैरिज में नहीं बेचा था, पर क्योंकि उसकी फैमिली एक पावरफुल हीरो की डिसेंडेंट है तो इसलिए मना करने का कोई रास्ता ही नहीं था, है ना। और वो भी तब जब वो हीरो अब जिंदा भी नहीं था। उसके पिताजी ने ऑर्डर दिया था कि मिस रेका उनके रूम में रहेगी, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था, इसलिए उसने उसे एनेक्स में रुकवा दिया। इसके अलावा उसने चुपके से पीछे का दरवाजा खोल दिया है और उन्हें कहा कि सुबह होते ही वो लड़की को लें और तुरंत इस टेरिटरी को छोड़कर चले जाएं। बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने पिताजी को मनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। ये सुनकर हमारा लड़का अभी भी सब कुछ प्रोसेस कर रहा था और पूछता है कि क्या उसे पता चल सकता है कि इन सालों में आखिर हुआ क्या था। और तब बोरोस कहता है कि उसके पिताजी लगभग 20 साल पहले बदल गए थे। उन्होंने यहाँ के रेजिडेंट्स को बुरी तरह एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनके सारे रिसोर्सेज छीन लिए, उन्हें एक पैलेस बनाने में यूज किया, लोगों के दुख दर्द को पूरी तरह इग्नोर किया। और वो सब तब हो रहा था जब लोग भूख से मर रहे थे, और उसका बाप कैसल में बस प्लेजर में डूबा रहा और उसने टेरिटरी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इस पर एशर कहता है कि एक वक्त था जब उस इंसान को उसकी टेरिटरी और लोगों से प्यार करने के लिए एक संत बुलाया जाता था। ये सुनकर बोरोस हंसने लगता है और बताता है कि पास्ट में उसके पिताजी हमेशा उससे एक बात कहते थे कि वो उसी से शादी करेगा जिसे वो प्यार करता हो। पर 5 साल पहले जब उसे एक औरत से प्यार हुआ और वो उसे अपने पिताजी से मिलवाने लाया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड घटा। वो एक कॉमनर थी, पर सच में एक अच्छी इंसान थी। खैर, अगले ही दिन जिस औरत से वो प्यार करता था वो मर चुकी थी, और उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बाप ने ली थी, क्योंकि उसे एक नोबल की तरफ हवस फील हो रही थी। अपनी कहानी बताते हुए ही बेचारा बोरोस गुस्से से पागल हो रहा था। पूछता है कि क्या एक संत ऐसे काम करता है। फिर एशर कहता है कि उसने उस पर अपना ट्रस्ट दिखाया है और इसीलिए वो उसे अपनी लॉयल्टी देगा। बोरोस पूछता है कि उसके इस बात का क्या मतलब है, पर जब वो साइड में देखता है तो प्रोटैगनिस्ट वहां से निकल चुका था। सीन फिर से उस लॉर्ड पर आता है जो हमेशा की तरह शराब पी रहा था। वो ऑलरेडी उस रूम में जाने के बारे में सोच रहा था जहां रेका थी। हालांकि उसी वक्त हमारा लड़का वहां आ जाता है।
वो कहता है कि वो वल्बरका जिसे वो जानता था वो शायद ही कभी शराब पीता था, खासकर ऐसी एक्सपेंसिव वाइन, क्योंकि उसे पर्सनली ऑफर करने पर भी वो मना कर देता था। वल्बरका पूछता है कि आखिर वो खुद को समझता क्या है, और तब एशर उस बंदे से पूछता है कि बताओ बेलेटोरिया का ओथ क्या है। ये सुनकर लगता है कि उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि प्रोटैगनिस्ट आखिर किस बारे में बात कर रहा था। उसी पल एशर को रियलाइज हो जाता है कि ये असली वल्बरका नहीं है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए एशर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस लॉर्ड पर चार्ज करता है। फिर मेरे दोस्त, तुम्हें वहां हवा में सिर्फ खून के छींटे उड़ते हुए दिखेंगे और उसी वक्त सीन कैसल के बाहर शिफ्ट होता है। रेका पूछती है कि वो लोग कहां जा रहे हैं, और गार्ड कहता है कि उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा, ये कहते हुए कि डेफिनेटली कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। उस लालची लॉर्ड की बुरी नजर उस पर पड़ चुकी थी, और ये सुनकर लड़की वहीं पर पूरी तरह शॉक रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों पहले ही कैरेज में बैठ चुके थे, पर उसी वक्त उनके बगल खड़ा सोल्जर आकर कहता है कि कैसल में इंट्रूडर्स आ गए हैं और लॉर्ड पर अटैक हुआ है। वहां किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, और सीन कैसल के अंदर शिफ्ट होता है। फिर उनके लॉर्ड के रूम में घुसने के बाद, भाई तुम्हें तो पहले ही पता है कि क्या हुआ होगा, है ना? सबने एमसी को उस लॉर्ड को मारते हुए देखा जो जमीन पर पड़ा रो रहा था। बोरोस रोते हुए अपने पिताजी का नाम पुकारता है, पर तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसका असली बाप नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्रीचर है जो इंसानों की अपीयरेंस कॉपी करके उनकी बॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये एक डीमन था। और उसके बाद बोरोस पूछता है कि क्या उसका मतलब ये एक डॉपलगैंगर है। अगर ऐसी बात है तो वो पूरी तरह गलत है, और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो इतना बेवकूफ है कि एक इंसान और एक डीमन के बीच का फर्क ना बता सके। अगर उसके पिताजी पर किसी डॉपलगैंगर ने अटैक किया होता तो वो अपनी सारी मेमोरीज खो चुके होते और उसे पहचान भी नहीं पाते, और शायद उस पर भी अटैक करते। पर उनकी मेमोरी एकदम परफेक्ट थी और उन्हें अभी भी एब्सोल्युटली सब कुछ याद है। टाइम के साथ सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई थी, और चाहे वो एक मॉन्स्टर क्यों ना बन गए हों, वो थे तो उसके बाप ही। उसे सच में लगा था कि किसी न किसी पॉइंट पर शायद वो बदल जाएंगे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो पूछता है कि आखिर एशर को उसके साथ ऐसा करने का हक किसने दिया। वाओ, मामला वाकई गर्म हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एशर वहां शांत खड़ा रहता है, और उसी वक्त बोरोस अपने गार्ड्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। हालांकि उसी पल सबको एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। वल्बरका असल में एक डीमन ही था, जो कहता है कि आखिरकार उसका पर्दाफाश हो ही गया। वो सब के सब इडियट है, और अचानक से पता नहीं कहां से वो क्रीचर पूरी तरह से अपनी असली शक्ल में आ जाता है। सब हैरत से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और बेचारा बोरोस अभी भी इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि क्या वो वाकई में एक असली डॉपलगैंगर था। सीन वापस गार्ड पर कट होता है जो कैसल के कॉरिडोर में दौड़ता हुआ आ रहा था, ये सोचते हुए कि इस प्रोटैगनिस्ट ने आखिर अब क्या कर दिया। अचानक से वहां बहुत सारे सोल्जर्स हवा में उड़ते हुए जाते हैं, और फिर वो डीमन बोरोस की तरफ झपट्टा मारता है। एकदम कैजुअली वो कहता है, तुम्हारी प्यारी बीवी के साथ साथ तुम्हारे उस चहेते बाप को मारने में बड़ा मजा आया था। तभी कैरन उस लड़के को बचाने के लिए अपनी सोर्ड से उस डीमन पर चार्ज करता है और फाइट में कूद पड़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो इतना काफी नहीं था। वो लगातार एक के बाद एक अटैक्स अनलीश करता रहता है, और वो मॉन्स्टर कहता है कि एक इंसान के हिसाब से वो एक्चुअली काफी स्किल्ड है। पर ये छोटा सा गेम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब उस पर यहां और वक्त बर्बाद करने का कोई टाइम नहीं है ना? उन दोनों बेचारों को दीवार पर दे मारा जाता है, और वो डीमन पीछे मुड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि उसकी असली आइडेंटिटी बाहर लाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। एमसी कहता है कि ये सब बेलेटोरिया ओथ की वजह से हुआ, क्योंकि वल्बरका हमेशा उसे अपने दिल में रखता था और हमेशा उसके बारे में बात करता था। इसके अलावा उस इंसान को अपने लोगों पर बहुत भरोसा था, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा एक ऐसी फ्रेज यूज करता था जो उसकी पहचान थी, और पूछता है कि भला उसके बारे में जाने बिना कोई वल्बरका की बात कैसे कर सकता है। उसके तुरंत बाद डीमन कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज थी, और अपने रोल को जितने अच्छे तरीके से हो सके निभाने के लिए उसने इस बारे में बहुत स्टडी की थी कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए। 20 सालों तक किसी ने उसकी असली आइडेंटिटी नहीं डिस्कवर की, पर सब में से एक इस छोकरे ने इसे 1 मिनट में ही समझ लिया। उसे मारने से पहले वो एक बात जानना चाहता था, और पूछता है कि वो लड़का असल में है कौन। तब एशर पूरी तरह काम होकर कहता है कि वो लिटरली एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। जैसा कि उसने बताया था कि उसका पूरा क्लैन नक्शे से मिटा दिया गया था, जो सच कहूं तो एक इंसान द्वारा ही किया गया था जो मास्टर स्वॉर्ड्समैन था। उसे लगा था कि उसने पहले ही उन सबको मार दिया था, पर लगता है एक अभी भी बच गया था। ये सुनकर डीमन को रियलाइज होता है कि उसका आखिर किससे पाला पड़ा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो हरामी बस वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ बोरो जमीन पर पड़ा था, और एशर उससे पूछता है कि क्या उसे होश आ गया। लड़का अपना चेहरा ऊपर उठाता है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में एक डॉपलगैंगर था। वो एक बार फिर उसे घूरता है, और प्रोटैगनिस्ट उस लड़के की मदद करते हुए कहता है कि उसने उसे अचानक से दबोचा था। ऐसा लगता है कि अजीब सी चीज पास्ट की किसी बात का बदला लेना चाहती थी, और बोरोस प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर उसे इस सब बारे में कैसे पता था। उसी वक्त रेका वहां आती है, और उसके साथ कई सोल्जर्स भी मदद करने पहुंच जाते हैं, और इस तरह एक दिन गुजर जाता है, और एमसी एक कब्र को देख रहा था जो शायद असली वल्बरका की थी। बोरोस भी वहां आता है और बताता है कि उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक टूम बनवा दिया है। उन्होंने उनकी बॉडी वापस रिकवर कर ली और उनके ऑनर में एक मेमोरियल बनवाया, भले ही अब काफी देर हो चुकी थी। एशर अफसोस जताते हुए कहता है, पर लड़का कहता है कि सब ठीक है। उसका दिल कंप्लीटली टूट चुका था, पर उसे एक डीमन ने इतनी बुरी तरह धोखा दिया कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो उसका बाप नहीं था। उसकी वजह से वो अपनी टेरिटरी को बचाने में कामयाब रहे। और एशर पूछता है कि अब बेलेटोरिया किंगडम का क्या होगा, तो वो जवाब देता है कि अब से वहां का इंचार्ज वही होगा, और उसे उन घरों को दोबारा बनाना होगा जिन पर डीमंस ने अटैक किया था, पर वो कभी अपने पिताजी जैसा बेहतरीन लॉर्ड नहीं बन पाएगा। ये सुनकर एशर को वल्बरका की बात याद आती है, जिसने कहा था कि एक लॉर्ड के रूप में उसकी औकात कुछ भी नहीं है, और ये जगह सिर्फ यहाँ की जनता की वजह से एग्जिस्ट करती है। सच कहूं तो वो कमांड में नहीं है, बल्कि बस उन्हें सपोर्ट करता है, और ऐसी ही सच्ची नोबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम ये वो लफ्ज थे जो वो हमेशा अपने दिल में रखता था, और जो बातें वो खुद को हर रोज कहता था। भाई, ये बंदा सच में एक अच्छा इंसान है,
और दोस्तों इसी चीज को द सो कॉल्ड बेलेटोरिया ओथ कहा जाता है। फिर बोरोस कहता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उस डीमन की कमजोरी पकड़ने के लिए उस ओथ का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये एक ऐसा सीक्रेट था जो सिर्फ उनकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच में ही रहता था। इसीलिए वो जानना चाहता है कि उसे इस बारे में कैसे पता है, और इसके अलावा उसे डीमंस के बारे में इतनी डीप इन्फॉर्मेशन कहां से मिली। एशर को रियलाइज होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस और भी ज्यादा सस्पिशियस होती जा रही थी, और कुछ मिनट बाद सीन वापस लॉर्ड के कासल में रिटर्न होता है। कैरन कहता है कि डॉपलगैंगर नाम का एक डीमन इंसानों की नकल करके उनकी बॉडीज चुरा रहा था, जिसका मतलब लॉर्ड वल्बरका की भी नकल उतारी जा रही थी। ये सब एक घटिया डीमन का ही किया धरा था। और ये सुनकर रेका उसे चिंता न करने को कहती है, क्योंकि वो शादी अब कैंसिल हो चुकी थी। वो एनल हो गई थी क्योंकि डीमंस ने इसे उसकी मर्जी के खिलाफ अरेंज किया था, और इसके अलावा वो लोग भी जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाएंगे। वापस बोरोस पर आते हैं। एशर एक बहाना बनाता है कि उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन का अप्रेंटिस है, और वैसे ये बात एक्चुअली सेंस भी बनाती है। हिबन उसके पिताजी का एक खास दोस्त था, और अगर ये वाकई उसका अप्रेंटिस है तो ये लड़का उस पर इजीली ट्रस्ट कर सकता था। उसी वक्त बोरोस अपने घुटनों पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि वो एक बहुत महान इंसान है जिसने बेलेटोरिया किंगडम को बचा लिया। तुरंत ही हमारा लड़का सरप्राइज हो जाता है। आखिरकार एक नोबल एक कॉमनर के आगे झुक रहा था, है ना। वो लड़का बदले में उसे शुक्रिया कहता है और बताता है कि अगर उसकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, सिर्फ बेलेटोरिया के नाम पर। और उसके बाद एशर मुस्कुराता है, मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करते हुए सोचता है कि उसने डेफिनेटली अपनी फैमिली की ह्यूमिलिटी विरासत में पाई है, और वो सच में एक आगे चलकर एक ग्रेट लॉर्ड बनेगा। थोड़ी देर बाद सीन वापस लियोक के कासल शिफ्ट होता है। लियोक को यकीन नहीं हो रहा था कि बेलेटोरिया का लॉर्ड एक डॉपलगैंगर निकला। वो अज्यूम करता है कि हिबन के पहले कहे गए अल्फाजों का वही मतलब था। वो एक ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बिल्कुल सही था, और उसकी बातें पहले मोटरोलिया गैंग और फिर डीमंस के आने से बिल्कुल सच साबित हुई। और सच कहूं तो उसे डर लग रहा था कि अब आगे क्या आने वाला है। जो भी हो, वो अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते। फिर भी एक बार फिर से एशर ने उन्हें बचा लिया था, और वो धीरे धीरे एक हीरो बनता जा रहा है, जिसका मतलब अब वक्त आ गया था कि वो अपने ओपिनियन को उसके बारे में बदले। वाओ, फाइनली, है ना। उसे शायद अब इतना ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत नहीं थी। और इस बीच हमारा लड़का दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या लियोक अब आखिरकार उस पर भरोसा करेगा। ऑनेस्टली वो उम्मीद करता है कि लियोक उस पर आगे और कोई शक न करे, क्योंकि अब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इस जगह पर रुकने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो लो देख लो भाई, हमारा एमसी यहां से जाना चाहता है। आखिरकार उसे अभी बहुत काम निपटाने हैं, राइट। अचानक ही लड़के को किसी की प्रेजेंस फील हुई और वो उन्हें बाहर आने को कहता है, और अनबिलीवेबली कोई शख्स वहां आ जाता है। वो बंदा कहता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली, और प्रोटैगनिस्ट को मास्टर स्वॉर्ड्समैन बुलाता है। वहां टॉपिक नाम की एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और जब बेलेटोरिया को डीमंस ने घेर रखा था तब लॉर्ड बोरोस ने चुपके से बाहरी दुनिया से कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए इसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भेजा था। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां एशर उन्हें हायर करने की परमिशन मांगता है, और बोरोस अग्री कर जाता है क्योंकि उसे अब उनकी और जरूरत नहीं थी। खैर वो जानना चाहता था कि आखिर उसे उनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो लड़का जवाब देता है कि वो बस उसका पर्सनल काम था। बोरोस कहता है कि उसे फील हो रहा है कि इस कहानी के पीछे कुछ तो गहरा राज छिपा है, पर खैर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है ना। सीन फिर प्रेजेंट में वापस आता है, और वो लंबे बालों वाला आदमी बताता है कि उसका नाम कायरोस है, और वो इस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। हमारा लड़का उसे ग्रीट करता है और बताता है कि वो ही उसका नया एम्प्लॉयर है। तब वो आदमी कहता है कि वो उसे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। खैर वो उसकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस था, और सच कहूं तो जिस तरह उसने उस डॉपलगैंगर को सिर्फ एक सिंगल अटैक में मार गिराया वो बहुत ही खौफनाक था। एशर कहता है कि उसने तो नोटिस तक नहीं किया कि वो उन्हें देख रहा था, और उस पर वो आदमी कहता है कि एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के नाते उसे अननोटिस काम करना तो आना ही चाहिए ना। जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि वो डॉपलगैंगर उसके बारे में कुछ जानता था, पर खैर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि वो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करने वाला है, और क्या वो उन्हें ऐसे ही किसी एरे गैरे को ढूंढने के लिए भेजेगा। हमारा लड़का कहता है कि वो लोग उन हीरोज की लोकेशन ढूंढेंगे, क्योंकि पास्ट में जिन्हें हीरो बुलाया जाता था वो या तो गायब हो गए हैं या फिर पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिबन और वल्बरका है, जो पिछले 20 साल से गायब थे। वल्बरका की बॉडी एक डॉपलगैंगर ने चुरा ली थी, और दूसरे के पीछे बहुत सारे डीमंस पड़े हुए थे। अब जब डीमंस वापस आ चुके हैं, पूरी दुनिया खतरे में है, पर उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि बाकी हीरोज आखिर हैं कहां। खास करके वो हीरो जिसने उस डीमन किंग को हराया था और दुनिया से उन सारे डीमंस को बैनिश किया था। खैर अब वो अपना पूरा फोकस उसकी लोकेशन ढूंढने पर लगाएंगे, जिसका नाम वैलोरेंट है। ये सुनकर कायरोस एकदम चौंक जाता है और कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा केस लेंगे। तब एशर चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या उसकी इस छोटी सी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। भाई उसने तो उसकी ईगो पे सीधा वार कर दिया था। वो तुरंत कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसी एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो वो ढूंढ नहीं सकते। और अब जब बातें तय हो चुकी हैं, वो बंदा बिना टाइम वेस्ट किए पहले ही अपना काम करने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद कायरोस गुस्से में पागल हो रहा था और खुद से कहता है कि उसने अपने घमंड के चक्कर में ये ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढते कैसे हैं। उसे कैपिटल से शुरुआत करनी होगी। और जैसे ही वो साइड में देखता है, उसे वही प्रोटैगनिस्ट याद आता है जिसे वो घमंडी बोलता है। जो भी हो, वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है और उसके साथ डील करना कंप्लीटली मुश्किल होगा। सीन फिर से एक नई जगह पर शिफ्ट होता है, जहां एक गांव वाला पूछ रहा था कि क्या उसने अफवाहें सुनी है कि बेलेटोरिया ने अपने बॉर्डर्स आखिरकार खोल दिए हैं। ये मर्चेंट्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ट्रेड करने के लिए अब और भी ज्यादा टेरिटरीज मिलेंगी। और दूसरा आदमी पूछता है कि आखिर ये बॉर्डर्स इतने लंबे वक्त से बंद क्यों थे। वो ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि उसे लगता है ये डीमंस की वजह से हुआ, पर तभी उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। डीमंस तो बस एक झूठ है और वो लोग 50 साल से भी पहले मर चुके हैं। खैर चाहे जो भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डीमंस बिना किसी वजह के वापस आ जाएं। वो बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर्स थे और उस वक्त बहुत सारे लोग मारे गए थे।
उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अपनी मां के साथ भागते वक्त वो लगभग कुचला ही जाने वाला था। हालांकि उसी वक्त कोई उसे बचाने के लिए वहां आ गया। जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो बस वहां खड़ा देख ही सकता था, क्योंकि उसके सामने जो खड़े थे वो सचमुच के हीरोज थे। उसने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा था, पर फिर भी उसे उन सबके चेहरे आज भी साफ याद हैं। शॉर्ट में कहूं तो आज की जनरेशन को हीरोज की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना ये दुनिया इतनी शांत कभी नहीं होती। हालांकि उसी वक्त अचानक से ढेर सारे गॉब्लिन्स वहां आ जाते हैं और कैरेज पर चार्ज कर देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, है ना। थोड़ी देर बाद सीन वापस प्रोटैगनिस्ट पर शिफ्ट होता है, जो सोच रहा था कि इंसानों की जान के असली दुश्मन आखिरकार लौट आए हैं। हमारा लड़का साइड में देखता है और उसे रेका ट्रेनिंग करती हुई दिखती है। वो उसे आवाज लगाता है और कहता है कि डीमंस के आने की खबर से सब लोग सहमे हुए हैं, और बताता है कि यहाँ का माहौल काफी टेंस हो चुका है। रेका कहती है कि उसने डीमंस को सिर्फ किताबों में ही देखा है, और ये सुनकर एशर सोचता है कि ये बात सच है, ये अज्यूम करते हुए कि इस इरा के लोग डीमंस के बारे में कुछ खास नहीं जानते, और इसी वजह से उनके अंदर का सस्पेंस और डर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उसी वक्त सबको एक चीख सुनाई देती है, और तभी एक गांव वाला वहां आता है जो बुरी तरह से इंजर्ड था। बेचारा मदद की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि जंगल से डीमंस बाहर आए और उन्होंने उसके कैरेज पर अटैक कर दिया। ये सुनकर हमारा लड़का अभी भी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, और फिर सीन उस कैरेज पे शिफ्ट होता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एशर सोचता है कि ये डाकुओं का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और उन फुटप्रिंट्स को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो सारे एविडेंस को एनालाइज करता रहता है, और उसके तुरंत बाद रेका को वहां कोई बेहोश पड़ा मिलता है और वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा लग रहा था, और रेका गार्ड से उसकी मदद करने को कहती है। आखिरकार उस आदमी ने होश में आकर बताया कि उन पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया था। एशर सोचता है कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, और वो आ ही गए। मॉन्स्टर्स अलग अलग रेसेस के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स होते हैं, और वो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और दुश्मन थे। पर डीमंस की ही तरह वो सब भी गायब हो चुके थे, और अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो वापस क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी का ट्रीटमेंट हो चुका था, और वो बताता है कि वो एक मर्चेंट है और पास के ही एक एस्टेट से ढेर सारा सामान लेकर लौट रहा था। पता नहीं कहां से अचानक जंगल से गॉब्लिन्स बाहर आ गए और उन्होंने उसके कैरेज पर अटैक करके उसका सारा सामान चुरा लिया। रीका पूछती है कि ये गॉब्लिन्स आखिर होते क्या है, और वो आदमी बताता है कि वो हरे रंग की स्किन और नुकीले कानों वाले छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं। उसी वक्त एशर इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ते हुए कहता है कि वो डीमंस के साथ ही 50 साल पहले इस दुनिया से गायब हो गए थे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी सरप्राइज हो जाता है कि एशर को इस बारे में कुछ पता भी है, और हमारा लड़का कहता है कि उसने हिस्ट्री की किताबों में उनके बारे में पढ़ा था। 50 साल पहले हीरोज ने डीमंस के साथ साथ उन सभी क्रीचर्स को मार गिराया था जो इंसानों की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा थे। डीमन रेल्म के सारे रास्ते सील कर दिए गए थे, और यहाँ तक कि ड्रैगन्स को भी पूरी तरह हरा दिया गया था। सभी मॉन्स्टर्स को उनके इलाकों से बहुत दूर खदेड़ दिया गया था। हालांकि एक हेरोइन जिसे क्वीन ऑफ द नॉर्थ सी कहा जाता था, उसने अपनी टेरिटरी में मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उन्होंने इंसानों पर हमला करना बंद कर दिया था और बाकी रेसेस के साथ एकदम प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे। पर अब मॉन्स्टर्स ने नॉर्दर्न ऑर्डर तोड़ दिया है और वापस इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। ऊपर से रवीनिया के गायब होने की वजह से नॉर्थ में पूरी तरह से केओस मचा हुआ है। उसके तुरंत बाद रेका कहती है कि अगर ये बूढ़ा आदमी गॉब्लिन्स को जानता है तो शायद उसे ये भी पता होगा कि उन्हें कैसे हराना है। पर तब वो आदमी कहता है कि उस वक्त वो बहुत छोटा था और इन मॉन्स्टर से फाइट बड़े लोगों ने की थी। इसके अलावा ये इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि शायद ही आज कोई ऐसा इंसान जिंदा हो जिसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता हो। और इस तरह एक दिन गुजर जाता है और रेका शॉपिंग करते हुए कहती है कि पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। ऊपर से मर्डर्स और डीमंस की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं। उसके पिताजी की उनके वैसल्स के साथ एक मीटिंग हुई थी, और उनमें से किसी को भी गॉब्लिन्स या मॉन्स्टर्स के बारे में ठीक से कुछ नहीं पता, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली किताबें तो भूल ही जाओ। मामले को और बिगड़ने के लिए वहां एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी किसी मॉन्स्टर का असलियत में सामना किया हो, और एशर सोचता है कि वो सब शायद पहले ही मर चुके हैं, बिल्कुल उसकी ओरिजिनल बॉडी की तरह। गॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स की एक सब रेस है, और ग्रुप्स में ये सच में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, पर वैसे देखा जाए तो ये ओवरऑल बहुत वीक होते हैं। हालांकि एक ऐसे एरा में जहां किसी को मॉन्स्टर्स के बारे में कॉमन नॉलेज तक नहीं है, वहां इनका खौफ सच में बहुत ज्यादा है। सड़कों पर चलते हुए रेका कहती है कि शहर का माहौल सच में बहुत खराब लग रहा है, और हमारा लड़का सोचता है कि उसके रास्ते में जो भी आए उसे जल्दी से छुटकारा पा लेना ही ठीक होगा। इस बीच वो लड़की एशर को देख रही थी, और उसे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि इसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद एशर अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, ये सोचते हुए कि अब वक्त आ गया है कि उन गॉब्लिन्स को ढूंढा जाए, पर अचानक कोई उससे टकराता है। ये रेका थी। वो कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो चुपचाप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, और पूछती है कि क्या वो उन गॉब्लिन्स के पीछे जा रहा है। खैर जो भी हो, वो भी उसके साथ जा रही है। पर तब एशर कहता है कि ये बहुत डेंजरस है। इसके अलावा अगर लॉर्ड को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में पागल हो जाएंगे। और रेका कहती है कि अगर उसके पिताजी को पता चला कि एशर अकेला लड़ने गया था तो ये गांव वालों के आगे एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। उसके अलावा वो लोग अभी मेन गेट से बाहर नहीं जा सकते। गार्ड्स वहां भारी निगरानी रख रहे हैं, इसलिए वो एक सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करेंगे जो उस लड़की को पता है। सब कुछ डिसाइड होने के बाद कुछ ही मिनट में दोनों कैसल से बाहर निकल रहे थे। रेका पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो गॉब्लिन्स कहाँ हैं, और हमारा लड़का कहता है कि वो उसी कैरेज के पास जा रहे हैं जिस पर अटैक हुआ था। आसान लफ्जों में समझाऊं तो अगर वो उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें उनका लेयर आसानी से मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लड़का तुरंत दौड़ने लगता है, और इस बीच ढेर सारे मॉन्स्टर्स लगातार उन पर नजर रखे हुए थे। मैं अभी से बता सकता हूं कि इसका अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला, और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनमें एक ऐसा गॉब्लिन भी है जो बाकियों से बिल्कुल अलग लग रहा है। उस जगह पहुंचकर रेका पूछती है कि क्या वो थोड़ा स्लो चल सकते हैं, और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो लोग वहां बस पहुंच ही गए हैं और उन्हें वो फोर्ट्रेस दिख जाता है। वो कहता है कि गॉब्लिन्स को डैम्प जगह बहुत पसंद है, और ऐसी जगह पर फोर्ट्रेस का मिलना काफी कॉमन बात है। उसी वक्त वो कुछ नोटिस करता है, और फिर वो दोनों वहां नीचे झुक जाते हैं।
वहां कुछ गॉब्लिन्स पहरा दे रहे थे और एशर कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने से पहले हमें इन दोनों का सफाया कर देना चाहिए। उसी वक्त हमारा लड़का उस गॉब्लिन पर चार्ज करता है और उसे बस कुछ ही सेकंड्स में ढेर कर देता है। दूसरा गॉब्लिन उसके पीछे आ जाता है, पर ऑब्वियसली हमारा लड़का उससे हारने वाला थोड़ी ना था, है ना। अपनी सोर्ड को उस गॉब्लिन के आर पार करते हुए वो नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी सांस ले रहा था। इस पर वो रेका को आवाज लगाता है और कहता है कि अब वो आकर इस गॉब्लिन को जान से मारेगी। ये रियल कॉम्बैट की प्रैक्टिस है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि किसी की जान लेने का आखिर एहसास कैसा होता है। और कोई रास्ता न देखकर वो लड़की डैगर पकड़ती है और अपने सामने वाले मॉन्स्टर को फेस करने के लिए आगे बढ़ती है। वो ये काम करके कुछ खास खुश नहीं लग रही थी, पर खैर जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ता है ना। सीन फिर उन गॉब्लिन्स के लेयर पर शिफ्ट होता है और एशर कहता है कि ये लोग सैवेज होते हैं और ऊपर से एकदम वाहियात फाइटर्स होते हैं, पर फिर भी ये ग्रुप में बहुत अग्रेसिव और बेहद खतरनाक बन जाते हैं। तब लड़की कहती है कि ये उसकी टेरिटरी के लिए खतरा है और इसी वजह से इनको बिना सजा दिए जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए हमारा लड़का सोचता है कि अपना पहला मॉन्स्टर मारने के बाद भी उसके चेहरे पर डर या शौक का कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि उसकी स्पिरिट सच में स्ट्रांग है। तभी वो तुरंत अपनी सोर्ड निकाल लेती है और पूछती है कि क्या वो अकेले ही इन सब का खेल खत्म करेगी, पर एशर उसे वहीं रुकने को कहता है। आखिरकार अब गॉब्लिन्स के सोने का टाइम लगभग हो चुका है और वो लोग अपनी हट्स में चले जाएंगे और पूरी रात बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि गॉब्लिन्स अपनी चोटी पर डीप नींद के लिए जाने जाते हैं। शॉर्ट में कहूं तो वो इस मौके का फायदा उठाकर उनके ब्लाइंड स्पॉट से आगे बढ़ने वाला है। ये सुनकर लड़की सोचती है कि इस लड़के को बहुत कुछ पता है और शायद इसने पहले भी गॉब्लिन्स का सामना किया है। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ एक ही गॉब्लिन गार्ड खड़ा था और उसी पल हमारा लड़का उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी सोर्ड निकालता है और तुरंत उस मॉन्स्टर को निपटा देता है। हट के अंदर घुसते ही वो देखता है कि सब लोग सो रहे थे। तो भाई अब तो तुम्हें पता ही है ना कि आगे क्या होने वाला है। एशर सोचता है कि उसे पता है कि ये थोड़ा क्रूअल है, पर फिर भी ये लोग इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सब कुछ क्लियर करने के बाद उसने पहली हट का सफाया कर दिया था और अब वहां सिर्फ 2 हट्स और बची थीं। पर जब वो साइड में देखता है तो उसे एक ऐसी हट दिखती है जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी इंसान ने बनाया हो और वो सोचने लगता है कि क्या ये इनके लीडर का बेस है। गॉब्लिन्स एक नंबर के बार्बेरियंस होते हैं, इसलिए उनके पास ऐसा घर बनाने की ना तो टेक्नोलॉजी होती है और किसी हायरार्की को समझने की इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं। आसान शब्दों में वो बस अपने इंस्टिंक्ट पर चलने वाले लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। चाहे जो भी हो, उसे सबसे पहले इसे ही निपटाना होगा और अगर किस्मत अच्छी रही तो ये बस एक अबैंडन घर निकलेगा। पर उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है और भाई अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रैप उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। हमारा लड़का पूरी तरह शॉक्ड था, ये सोचते हुए कि क्या ये ट्रैप सच में इन गॉब्लिन्स ने ही लगाया था। इस बीच दूसरी तरफ रेका अभी भी हमारे लड़के का वेट कर रही थी और सोच रही थी कि उसे थोड़ा पहले ही उसके पीछे निकल जाना चाहिए था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और हमेशा की तरह वहां कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं। बेचारी लड़की ऑलमोस्ट शॉक में जाने ही वाली थी, पर उसने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचते हुए कि ये बस कुछ ही गॉब्लिन्स हैं, खैर वो उनको अकेले ही आसानी से हरा देगी। फिर वो तुरंत अपनी सोर्ड निकाल लेती है और पहले से ही अपना फाइटिंग स्टांस ले लेती है। हालांकि वहां कोई उन गॉब्लिन्स को पीछे हटने को कहता है और बताता है कि ये लड़की एक इंसान है। वो गॉब्लिन वहां सबसे अलग था, क्योंकि वो बिल्कुल किसी इंसान जैसा दिख रहा था और इस सिचुएशन को देखकर रेका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो सोच रही थी कि आखिर ये गॉब्लिन इतना बड़ा क्यों है और ऊपर से इसे इंसानों की तरह बात करना भी आता था। वो मॉन्स्टर उस लड़की को ऑब्जर्व करता रहता है और फिर उसे आगे आकर उस पर अटैक करने को कहता है। वो अपने डिफेंसिव स्टांस में ही खड़ी रहती है और पूछती है कि क्या वो सच में एक गॉब्लिन है। वो जवाब देता है कि हाँ और बताता है कि वो उनका लीडर है और बिल्कुल उसकी तरह वो भी मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला एक वॉरियर है। ये सुनकर रेका तुरंत सोचती है कि ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की बॉडी और इंटेलिजेंस वाला मॉन्स्टर है। अचानक वो क्रीचर जोर से हंसने लगता है और पूछता है कि मार्शल आर्ट्स में ये रेस आखिर कब से मायने रखने लगी। खैर उन्हें अब ये बेकार की बातें बंद करनी चाहिए और अपना भाला निकालते हुए वो उसे आगे आकर लड़ने को कहता है। पर रेका पूरे कॉन्फिडेंस में आकर कहती है कि वो उसके लेवल का नहीं है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। इस बीच गॉब्लिन्स के उस अड्डे में प्रोटैगनिस्ट थोड़ा इंजर्ड लग रहा था। उसने उस ट्रैप को तो रोक लिया था, पर फिर भी उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया था। भाई बहुत सारे गॉब्लिन्स हमारे लड़के को घूर रहे थे और वो उन सबको एक साथ उस पर अटैक करने को कहता है। भाई ये क्या सीन था, बड़ा कॉन्फिडेंट बन रहा है ना। उस सिचुएशन के बीच में वो तुरंत अपने ग्लव्स की एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है, ये सोचते हुए कि उसे सबसे पहले इन सबको चीरते हुए आगे निकलना होगा। हर कोई उस पर चार्ज कर रहा था और हमारा लड़का एक जायंट स्पीयर समन कर लेता है। भाई इस बंदे को बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहा है और भले ही ये एक सोर्ड नहीं थी, पर फिर भी वो इसे किसी मास्टर की तरह चला रहा था। फिर भी उसे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जरूर हो रही थी, ये सोचते हुए कि ये मॉन्स्टर्स बस आए ही जा रहे हैं। सीन वापस रेका की बैटल पर आता है और गॉब्लिन कहता है कि उसकी स्किल्स वाकई में इतनी बुरी नहीं है। रेका अभी भी प्रोसेस कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है और सोच रही थी कि भला एक मॉन्स्टर इंसान को जज कैसे कर सकता है। वो अपनी सोर्ड से लगातार एक के बाद एक कई स्ट्राइक्स करती है और हैरान थी कि वो जानवर उसके अटैक्स को इतनी आसानी से ब्लॉक कर रहा था। उसी वक्त वो बड़ा सा दानव कूदता है और कहता है कि वो जरूरत से ज्यादा ताकत यूज कर रही है और इसीलिए उसके मूवमेंट्स इतने अनस्टेबल लग रहे हैं। इस बैटल के बीच रेका सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में प्रोटैगनिस्ट के लेवल का है। ओ नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। एक गॉब्लिन भला सोर्ड्समैनशिप के बारे में इतना सब कैसे जान सकता है, पर अब वो सच में पूरी ताकत से लड़ने वाली है। रोवेनिया सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए। लो देख लो भाई साहब, उसने तो अभी से चीट कोड एक्टिवेट कर लिया। गॉब्लिन्स का वो लीडर बस सब देखता रहता है और फिर कहता है कि वो भी एक धोखेबाज है। सच कहूं तो ना ही मुझे और ना ही उस लड़की को कुछ समझ आया कि इस गॉब्लिन ने आखिर क्या कहा। और उसी पल वो मॉन्स्टर अपने स्पीयर से ऐसा जोरदार स्ट्राइक करता है कि रेका की सोर्ड सीधा 2 टुकड़ों में टूट जाती है।
वो कहता है कि अब इस सब को यहीं पर खत्म करते हैं और एक बार फिर से उस लड़की पर चार्ज करके उसे दूर हवा में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद सीन वापस एशर पर आता है, जिसने अब तक सभी गॉब्लिन्स का सफाया कर दिया था। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब इन मॉन्स्टर्स ने किया है। गॉब्लिन्स की हमेशा से आदत होती है कि वो अपने वेपन्स पर जहर लगाकर रखते हैं और इसकी एक छोटी सी बूंद भी सैकड़ों इंसानों को मारने के लिए काफी होती है। क्योंकि उस पे उस पॉइजन का असर हो चुका था तो उसे लगता है कि वो वहीं पर मर जाएगा और इसीलिए वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। वापस दूसरी बैटल पर आते हैं, जहां रेका ऑलरेडी हार चुकी थी और वो गॉब्लिन इस बात से सरप्राइज था कि वो अभी भी जिंदा थी। ऑनेस्टली बताऊं तो उसके उस आर्मर ने ही उसकी जान बचाई थी। और इस बीच लड़की को लगता है कि उसकी पूरी बॉडी जम चुकी है और वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रही। फिर वो मॉन्स्टर उसे किसी इंसान वॉरियर की तरह शान से मरने को कहता है। वो अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला था और रेका सोचती है कि क्या सच में उसका आखिरी वक्त इस तरह से आने वाला था। बेचारी अभी भी इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर उसी पल कोई चीज जोरदार तरीके से उस गॉब्लिन के स्पीयर से टकराती है। मुझे नहीं पता कैसे, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी जिंदा था और कहता है कि वो बाल बाल बची थी। गॉब्लिन हमारे लड़के को घूरने लगता है और कहता है कि वो सच में बहुत बहादुर है। ये देखकर हैरान था कि वो बंदा अभी भी जिंदा था और एशर इस बात से खुद हैरान था कि ये गॉब्लिन आखिर बात कैसे कर सकता है। वो कहता है कि उसने उनके गॉब्लिन्स की हरकतें पहले ही नोटिस कर ली थीं। आखिरकार वो इन वेपन्स पर जहर लगाने वाली ट्रिक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और इसी वजह से उसने अपनी खुद की स्वॉर्ड पर पहले ही एंटीडोट लगा लिया था ताकि वो जिंदा बच सके। वाह भाई, ये बात तू थोड़ा पहले भी तो बता सकता था ना। खैर, जो भी हो, गॉब्लिन्स का सामना करते वक्त ऐसी तैयारी रखना बहुत जरूरी होता है। इस पर वो लीडर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उस लड़के को उनकी पूरी टैक्टिक्स पहले से पता थी और वो मेंशन करता है कि लड़का सच में काफी स्मार्ट है। फिर एशर रेका को एक पेड़ के सहारे बैठा देता है और कहता है कि अब बाकी का काम उस पर छोड़ दे। खड़े होते हुए वो पूछता है कि क्या वही गॉब्लिन्स का लीडर है और मॉन्स्टर जवाब देता है कि हाँ, और उसने बताया कि उसका नाम टार्किन है और वो एक एस्पायरिंग मार्शल आर्टिस्ट है। एशर सोचता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा गॉब्लिन है जिसकी बॉडी और दिमाग एकदम किसी इंसान जैसा है। इस पर वो मॉन्स्टर कहता है कि एक फेयर ड्यूल के बीच में आने की सारी गलती उसकी है और पूछता है कि क्या वो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स हमारा लड़का बहुत कॉन्फिडेंट था और उसे आगे आने को कहता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन गॉब्लिन्स का लीडर बिल्कुल वही करता है। वो प्रोटैगनिस्ट पर जोरदार स्ट्राइक करता है पर हमारा लड़का आसानी से उसे ब्लॉक कर लेता है। वो मॉन्स्टर लगातार एक के बाद एक अटैक्स की बारिश कर देता है और एशर सोचता है कि ये किसी नॉर्मल गॉब्लिन के अटैक्स तो बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके मूवमेंट्स अनगिनत घंटों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का नतीजा है। खैर, इतने बेहतरीन ओपोनेंट का सामना किए हुए उसे एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है तो हमारा लड़का एक तेज काउंटर अटैक करता है और गॉब्लिन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। वो कहता है कि ये वही परफेक्ट स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसके बारे में उसने हमेशा से उम्मीद की थी। ये कहते हुए कि एशर सच में बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि आज उसका लकी दिन है क्योंकि आज उसे ऐसे इंसानों से टक्कर लेने का मौका मिला जो असलियत में डिसेंट है। चाहे जो भी हो, अब वो एकदम सीरियसली फाइट शुरू करने वाले हैं और वो प्रोटैगनिस्ट पर चार्ज कर देता है। इस बीच रेका अभी भी इंजर्ड थी और दूर से ये पूरी बैटल देख रही थी। वो सोच रही थी कि इस गॉब्लिन के मूवमेंट्स में किसी भी तरह की एलिगेंस नहीं है और स्किल्स के मामले में भी वो काफी पीछे है, पर फिर भी उसके इस स्पीयर के मूवमेंट्स प्रैक्टिकली एकदम परफेक्ट लग रहे हैं और यकीन करना मुश्किल है कि वो मॉन्स्टर किस तरह प्रोटैगनिस्ट से इतना ज्यादा मिलता जुलता है। जल्दी ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और गॉब्लिन पूछता है कि क्या एशर इतनी जल्दी थक गया है। एशर कहता है कि उसके पास अभी फालतू की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, पर गॉब्लिन कहता है कि वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा। हालांकि हमारा लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो चला जाएगा और उसी पल पूरे जंगल में आग लगनी शुरू हो जाती है। वो गॉब्लिन पीछे पलट कर देखता है और रियलाइज करता है कि उसके पूरे गांव में आग लग चुकी थी। एशर कहता है कि चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े उसे इन सब का सफाया करना ही होगा और कोई रास्ता न देखकर वो गॉब्लिन इस फाइट से भागने का फैसला करता है। आखिरकार वो अपने लोगों को वहां ऐसे जलकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो इस फाइट को किसी और दिन खत्म करेंगे और शायद उनकी दोबारा बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। और इस तरह सारे मॉन्स्टर्स वहां से भाग जाते हैं और एशर रेका की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि वो सच में बहुत अच्छा लड़ी थी। आखिरकार वो बिल्कुल अकेले ही एक सुपर ह्यूमन ताकत वाले क्रीचर का सामना कर रही थी। खैर, अब उन्हें तुरंत कैपिटल वापस लौटकर सबको वार्न करना होगा कि गॉब्लिन्स इस रीजन पर अटैक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लॉर्ड के कासल में कैरन सब गार्ड से कासल को प्रोटेक्ट करने को कह रहा था। उसी वक्त कोई उस गार्ड को आवाज लगाता है और ये प्रोटैगनिस्ट था जो कहता है कि उसे उसको कुछ दिखाना है। एक सैक जमीन पर फेंकते हुए वो उसे चेक करने को कहता है और जैसे ही वो देखते हैं सब लोग वहां का नजारा देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। बेसिकली वो एक गॉब्लिन था और एशर पूछता है कि क्या ये पहली बार है जब उसने इसे रियल में इतने करीब से देखा है। ये वही लोग हैं जो इनकी टेरिटरी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। आसान लफ्जों में समझाऊं तो वो लोग बहुत ही जल्द यहां पहुंचने वाले हैं, इसलिए उन्हें अभी के अभी इस वॉर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दिन गुजर जाता है और रेका अभी भी रेस्ट कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपने माँ बाप को अपने कमरे में पाया। बेनिशा पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है, पर लड़की उन्हें चिंता न करने को कहती है। लियोक बिना टाइम वेस्ट किए पूछता है कि क्या ये एशर ही था जो उसे उस डेंजर में बाहर लेकर गया था, पर फिर वो कहती है कि इसमें प्रोटैगनिस्ट की कोई गलती नहीं है। आखिरकार वो खुद ही उसके पीछे जाना चाहती थी। उसके ये कहने के बावजूद कि ये डेंजरस हो सकता है, वो उसके साथ आगे गई और उसी की वजह से उसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिला और वो मेंटली भी पहले से बहुत स्ट्रांग बन गई है। इसके अलावा जब उन्होंने गॉब्लिन्स के उस लीडर के साथ फाइट की थी तब उसने ही उसकी जान बचाई थी और मेंशन करती है कि एशर अपनी जान के साथ साथ उनकी टेरिटरी की भलाई के लिए भी लड़ रहा है और कोई दूसरा रास्ता न देखकर उसके पिताजी आखिरकार शांत हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि रेका बिल्कुल सही कह रही है। जब टेरिटरी का हर एक इंसान डर और खौफ में डूबा हुआ था तब एशर अकेला बाहर गया और खुद अपने हाथों से एक गॉब्लिन का शिकार करके लाया। लियोक सोचता है कि एशर किसी हीरो से कम नहीं है
और भाई मुझे नहीं पता क्यों, पर अब सारे सोल्जर्स उसी मरे हुए गॉब्लिन के आगे अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। एशर ऊपर खड़ा सब देख रहा था और ल्यूक वहां आता है और बताता है कि उसने खुद इस चीज को यहां लटकाने का ऑर्डर दिया था। इस तरीके से इन सोल्जर्स के अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो और भी ज्यादा कॉशियस बन जाएंगे। टॉपिक चेंज करते हुए वो पूछता है कि वो उनके सोल्जर्स के बारे में क्या सोचता है, और एशर कहता है कि वो लोग सच में काफी अच्छे हैं और उनके पास ये वॉर जीतने का पूरा चांस है। फिर वो आदमी आरक का लॉर्ड होने के नाते उसे अपने दिल से शुक्रिया कहता है। ये सुनकर हमारा लड़का थोड़ा सरप्राइज होता है, ये सोचते हुए कि लगता है आखिरकार उसने लॉर्ड ल्यूक का भरोसा जीत ही लिया। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसे उसकी औकात से कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहा है। इसके अलावा वो अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहता था। ल्यूक बताता है कि वो जैसी ही नींद से जागी, उठते ही सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करने चली गई। वो चाहती तो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी, पर उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करना चाहती है। इस पर वो दोनों रेखा से बात करने के लिए आते हैं और उसका बाप पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब देती है कि वो अब ये सब आसानी से हैंडल कर सकती है। ल्यूक कहता है कि वो भी बिल्कुल अपने भाई की ही तरह परेशान करने वाली बन चुकी है, और वो कहती है कि उसे अपने भाई लूक से कंपेयर किया जाना बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है। वो एक नंबर का इडियट है जो हमेशा बस अपने रूम में ही छिपा रहता है, और उसकी जगह पर उसे तो डेफिनेटली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। हमारा लड़का बस खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या वो उस इंसिडेंट के बाद सच में इतने डीप ट्रॉमा में चला गया था। जो भी हो, उन्हें उसे वापस रियलिटी में लाने में मदद करनी होगी। तभी वो लेडी एशर से पूछती है कि क्या उसके हाथ पर चोट लगी थी। वो जवाब देता है कि सब ठीक है, उसे बस थोड़ा गॉब्लिन का जहर लग गया था। रेखा कहती है कि अब सब ठीक है क्योंकि उसने अपने आप को तुरंत रिकवर कर लिया था। आखिरकार वो पहले से इस सब के लिए फुल्ली तैयार जो था। एशर कहता है कि गॉब्लिन्स को अपने वेपन्स पर एक जानलेवा जहर लगाने की आदत होती है, इसलिए उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा। आखिरकार अगर उनके पास अच्छे आर्मर्स और असरदार मेडिसिन तैयार होंगी तो वो इस वॉर में पक्का जीतेंगे। हालांकि अभी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो गॉब्लिन लीडर है जिसके पास इंसानों जैसी जबरदस्त फिजिकल और मार्शल एबिलिटीज हैं, जिसका मतलब है वो अकेला एशर ही होगा जो आगे चलकर उसे फेस करेगा। इस बीच बहुत सारे गॉब्लिन्स एक केव के अंदर इकट्ठा थे, और भाई जरा वहां तो देखो, वो लीडर अभी भी जिंदा बचा हुआ है। वो सोचता है कि उसकी रेस नेचुरली वीक और कम दिमाग है, और यही वजह है कि वो और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। उसने ऐसी इंटेलिजेंस और फिजिकल एबिलिटीज हासिल कर ली हैं जो गॉब्लिन्स की लिमिट्स को भी पार कर चुकी हैं, और इसी वजह से उसे अपनी रेस को प्रोटेक्ट करना होगा। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है जो उसे इंसानों को मारने का ऑर्डर दे रही थी। उस गॉब्लिन के लिए ये किसी कर्स से कम नहीं है। वो सोचता है कि आखिर सिर्फ इंटेलिजेंस पाने के लिए उसे इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है। एंड में वो बस एक पपेट ही है जो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, पर कम से कम उसने इसके बदले कुछ तो हासिल किया। ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है, और ये पहली बार था जब वो अपने ही जैसे किसी इंसान से मिला था। इसके बाद गॉब्लिन खड़ा होता है और सबको इकट्ठा होने को कहता है। वो एक स्पीच देना शुरू करता है और कहता है कि वो इंसानों का सफाया कर देंगे। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और